अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद और यकीनी तौर पर हैप्पी मंडे, हैप्पी वेदर एंड यस हैप्पी हसनैन लियाकत इज राइट हियर विद मी। मेरे साथ जी गजल अशरफ और उम्मीद करते हैं कि आप ये जो मानसून का प्री मानसून सीजन है उसको एंजॉय करते होंगे, लेकिन साथ साथ बहुत सारी ऐसी हमें प्रिकॉशंस को भी अपनाने की ज़रूरत है जो कि आइंदा 24 घंटे में होने वाली हैं। वैसे आज धूप निकल आई है, बिल्कुल आज थोड़ी सी धूप निकली है, लेकिन कुछ इलाकों में अभी भी जब मैं आ रहा था अपने घर से तो वहाँ पे धुंध भी थी। आइंदा अगर 24 घंटों की बात कीजिए तो 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान है, ये कहना है तर्जुमान का। और इसके अलावा उनका कहना है कि पंजाब भर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। PDMA ने इस हवाले से तंबी जारी कर दी है। मानसून बारिशों का सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई की गई है और लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गोजरा और इसके अलावा गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी में भी अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। अर्बन फ्लडिंग बड़ी खतरनाक है, सो इससे भी हमें अब देखने है कि किस तरह हम नबर आजमा होंगे। इसके अलावा अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो उसमें गैर मामूली इजाफे के बाद महकमा मौसमियात ने गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाब के खतरे की वार्निंग जारी कर दी है। माहिर मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते दर्जा हरारत में मजीद इजाफे और मौसमी तब्दीलियों के बायस ग्लेशियर्स झीलों के फटने का खतरा बढ़ सकता है, जो मुतासरा वादियों में फ्लश फ्लड और ग्लेशियाई सैलाब का बायस बन सकती है। और महकमा मौसमियात का यह भी कहना है कि जो बुलंद दर्जा हरारत है और मौसमी निज़ाम है ग्लेशियर झीलों पर, उसका दबाव बढ़ रहा है, जिसके बायस गिलगित बल्तिस्तान और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। इस सिलसिले में PDMA ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की और हिफाजती इक़दामात जारी रखने की भी हिदायत की है, ताकि किसी भी मुमकिना हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पेशगी इंतजाम किए जा सकें। और महकमा मौसमियात ने शहरियों और सयाहों को हिदायत की है कि वो मुमकिना खतरे के पेश नज़र हसास और ख़तरनाक इलाकों का सफ़र करने से गुरेज करें और मकामी हुक्काम की जानिब से भी जारी करदा हिदायत पर अमल करें। एग्जैक्टली अब आपने ये सब कुछ बताया है कि किस तरह से एहतियाती तदाबीर के ऊपर अमल दरामद किया जा सकता है, क्योंकि ये बताने का मकसद यही है कि जितना आप सेफ रह सकते हैं उतना रहें। इस वक्त हिली एरियाज में सिचुएशन ऐसी है कि बारिश होती है, ग्लेशियर्स फट जाते हैं, पानी का बहाव, फिर ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर, फिर जब लोग जाते हैं तो फिर इस तरह से लैंड स्लाइडिंग होती है कि वाक़यात ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपने जिस हद तक खुद ख्याल रख सकते हैं उतना रखें, क्योंकि हम तो सिर्फ आपको ये इंफॉर्मेशन ही दे सकते हैं। आगे बढ़ें और आगे बढ़कर आपको लिए चलते हैं अमेरिका में, जहां पर अमरीकी रियासत टेक्सास के वस्ती इलाकों में भी शदीद बारिश ने इस वक्त तबाही मचा दी है। सिर्फ पाकिस्तान की ये सूरत हाल नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की जो तादाद बताई जा रही है वो 69 तक जा पहुंची है और इसके साथ साथ जिसमें 15 बच्चे भी शामिल होने का इतलात है। और समर कैंप्स में शरीक 27 लड़कियां ताहाल अभी तक लापता हैं। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है और इसके साथ साथ सांत एंटोनियो शहर सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। मकानात और गाड़ियां भी पानी में डूब चुकी हैं। चंद घंटों में महीनों की बारिश का पानी बरसा, लेकिन निज़ाम ज़िंदगी जो था वो धर्म बरम हो गया। और खबर एजेंसी के मुताबिक हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुतासरा इलाकों से 850 अफराद को इस वक्त बाहिफाजत निकाल लिया गया और 4 जुलाई की तातीलात की वजह से हज़ारों सयाह इलाके में मौजूद भी थे और शदीद सैलाब के बाइस इमदादी कार्रवाइयों में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रियासती गवर्नर का सदर ट्रंप से विफाकी इमरजेंसी के निफाज का भी मुतालबा सामने आ रहा है। ये खबर एजेंसी से जो भी इत्तलात हैं वो आपको दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है और ये सब चीज़ें आप देख रही हैं क्लाइमेट चेंज का नतीजा है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में भी ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और अमेरिका में भी इस तरह की सूरत हाल है। सिर्फ अमेरिका पाकिस्तान की बात नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जिस तरह की हमारी तामीरात हो रही है, जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसी तरह से क्लाइमेट चेंज के खतरात और जो बादल हैं वो मंडला रहे हैं और सबसे ज़्यादा यही खित्ते स्पेशली पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो ये भी क्लाइमेट चेंज का शिकार होते हुए हमें नजर आ रहा है। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया में मुनक्किद एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए फाइनल में मालदीव को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान ने फाइनल में मालदीव को 35 के मुकाबले में 60 गोल से शिकस्त देकर एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप अपने नाम की। जनूबी कोरिया में जारी इस टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तान ने अपनी मुसलसल फदा की रवायत को बरकरार रखा। मैच की अगर बात की जाए तो उसमें लिया रजा शाह, अलीशा नवीद, समिया कोसर, हलीमा, जैस्मिन फारूक, अम्मानी, प्रिसा और फरा रशीद ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टीम को कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान के लिए
फ़ख्र का लम्हा और ख़वातीन स्पोर्ट्स में एक अहम संग मील है। आपको भी मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी और मुझे भी, अपने आप को खुद ही मुबारक दे दिया। और कीप ग्रोइंग जी, इसी तरह से आप बढ़ते चले जाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते जाएं और फिर पीएम समेत आपको तमाम बड़ी बड़ी शख्सियात भी मुबारकबाद इसी तरह से देंगी। और फिर वो आपका करेज जो होता है वो एक अलग करेज होता है, ज़ाहिर है फिर हम उसको सेलिब्रेट भी करते हैं। और इसी तरह से जब आप टूर्नामेंट जीतते हैं तो हम आप सबकी सोच में भी आपको इन्वाइट करते हैं और आपकी जितनी भी जर्नी है उस रिलेटेड हम बात करते हैं। तो ये एक अच्छा लम्हा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का नाम जिस तरह से आपने रोशन किया है। आगे बढ़ें और आपको एक मज़ेदार स्टोरी बताते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये चप्पल इस वक्त आप देख रहे होंगे जो स्क्रीन पर चल रही है, ये चप्पल चोरी की जो चप्पल चोरों की चांदी हो गई है, क्योंकि कोल्हापुरी चप्पल अब से आपने एक ही चप्पल चोरी करना है, वो मस्जिद से 5-5, 6-6 चप्पल नहीं उठाने। बिल्कुल एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं। 3,36,000 रुपए में ऐसा क्या खास है इस चप्पल में, क्योंकि इटली की जो मारूफ फैशन ब्रांड है उन्होंने अपनी नई कलेक्शन के साथ इंटरनेट को एक हैरत अंगेज तौर पर आप ये कहें सूरत हाल में डाल दिया है। हाल ही में अभी एक आपको ये बताएं कि स्प्रिंग जो आता है फेस्टिवल आता है स्प्रिंग समर 2026, उसकी कलेक्शन में एक ऐसा फैशन आइटम शामिल हुआ जिसने सोशल मीडिया पर बहस का तूफान बर्पा कर दिया, क्योंकि कलेक्शन में कोल्हापुरी चप्पल्स शामिल हैं और इनकी कीमत 3,36,000 रुपए फी जोड़ी है। चप्पल आप देखकर ये कह रहे होंगे कि इस चप्पल में कुछ खास तो है नहीं, क्योंकि एक नॉर्मल सी चप्पल है, लेकिन ये चप्पल बहुत खास है क्योंकि कोल्हापुरी चप्पल जो आम तौर पर एक सादा जूता ही मानी जाती है, अब लग्जरी फैशन के तौर पर आलमी सतह पर मुतारिफ कराई जा रही है। और इसके साथ साथ नए फैशन आइटम ने न सिर्फ मकामी बल्कि आलमी सतह पर भी फैशन के शौकीन अफराद को मुतवज्जे कर दिया है इस चप्पल के पीछे। वैसे इस तरह की चप्पल पुराने ज़माने में भी बहुत ज़्यादा चलती थी। बिल्कुल ऐसी है। और आप देखिए गज़ल के जो पुराने ज़माने का फैशन है वो अब आ रहा है। और आप ये देखिए कि हमें कोई नई चीज़ देखने को नहीं मिलती। अगर मैं अपने 10-15 साल पुरानी बात करूं तो बैगी पेंट्स का काफ़ी ज़्यादा चर्चा था मार्केट में, अब वो वापस आ रही है स्मार्ट फिट के नाम से। इसी तरह से अगर इस चप्पल की बात की जाए तो आपने स्टोरी में खुद भी बताया कि इस चप्पल में कुछ खास नहीं है, ये बड़ा सिंपल सा चप्पल है, पुराने ज़माने की याद दिलाता है आपको। और इस सिंपलिसिटी की उन्होंने प्राइस रख दी है अब 3.5 लाख या इससे भी ज़्यादा उसकी प्राइस होगी। सो ये जो ज़माना है ना, ये करवटें बदलता रहता है। किसी ज़माने में मैं आपको बताऊँ, हाँ एग्जैक्टली फर्शी शलवार है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आपके वालिदैन के, मेरे वालिदैन के ज़माने में जब उनकी पुरानी पिक्चर्स देखते हैं ना तो मूछू वाली पिक्चर्स हैं, मूछें रखी होती हैं उन्होंने, ठीक है। उसके बाद हुआ ये कि मुस्टैश गायब हुई, उसके बाद क्लीन शेव का ज़माना आया, क्लीन शेव के बाद फिर ज़माना आया जिस तरह से दाढ़ी और मुस्टैच दोनों रखी है आपने, लेकिन अब वापस वही ज़माना आ गया। आपने देखा कि डेविड वार्नर हो गए, ट्रेविस हेड हो गए, काफ़ी लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं। सो ये 10-15 साल बाद एक शिफ्ट आता है और वही 30 साल का सर्कल चल रहा है। 30 साल का सर्कल में जो जो चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, फिर हमारे फैशन डिजाइनर कहते हैं अच्छा अब वो 40 साल पुराने वाली चीज़, हाँ, वही आ जाता है। अब शॉर्ट एक टाइम आया था, आपको याद होगा, खवातीन इस चीज़ को बेहतर समझ सकेंगी कि शॉर्ट शर्ट्स का फैशन आया था, फिर प्लाजो का फैशन आ गया, फिर उसके बाद अब हम देख रहे हैं फर्शी शलवार विद शॉर्ट शर्ट्स विद लॉन्ग शर्ट्स। तो ये तमाम तर जो फैशन है वो रिवाइव हो जाते हैं टाइम टू टाइम। तो ये चप्पल भी इसी तरह से दोबारा से, इसकी कीमत तो काफ़ी ज़्यादा रख दी गई है, लेकिन ये ज़्यादा इंटरनेशनली अब इसको जिस तरह से लाया जा रहा है सामने, तो इसकी कीमत भी ज़्यादा बढ़नी थी और जिस तरह से इसको लोग फैशन डिज़ाइनर्स भी लेकर सामने आ रहे हैं और पहना जा रहा है। वो जिस तरह स्नैचर होते थे ना, स्नैचर आके एक बड़ा फ़ोन आईफोन चोरी कर लेते थे, उनके 4-5 लाख रुपए की दिहाड़ी लग जाती थी। तो ये जूता जिसने पहना होगा, जिस तरह आपने कहा ना चोरों की चांदी हो जाएगी, तो इसके ऊपर चोरों की नज़र ज़रूर होगी। सो इसको बचा के रखिएगा। आपको बताना है जिन्होंने ये जूता खरीदना है ना, आपने इसको बचा के रखना है, सेव रखना है, अपनी अलमारी में रखना है और मस्जिद में लगा के, बल्कि ये तो खवातीन क्या है, मस्जिद में लगा के वो क्या जाएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं एक और जबरदस्त स्टोरी गोल्डन चाइल्ड के हवाले से। गोल्डन चाइल्ड ने हाल ही में एक ऐसा इंकशाफ किया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। अच्छा। गोल्डन बॉय तो आप सुनते रहे, सिल्वर बॉय भी आपने सुना, लेकिन इसने क्या इंकशाफ किया वो मैं आपको बताता हूँ। ये अपनी मुनफरिद गोल्डन आर्ट से हर माह 3 लाख रुपए कमा लेता है। अच्छा, मेरा ख्याल है हमें इससे सीखना चाहिए, हमें ये आर्ट सीखना चाहिए कि हर माह 3 लाख रुपया किस तरह से कमाया जा सकता है। बिल्कुल ऐसी है। इसकी तख्लीकी सलाहियत और मेहनत ने यह साबित कर दिया कि फ़न सिर्फ जज्बात का इजहार नहीं बल्कि एक कामयाब पेशा भी हो सकता है। सोने से बनी इसकी हसीन तख्लीकात ने न सिर्फ दिल जीते बल्कि इसे माली आज़ादी भी दिलाई। गोल्डन चाइल्ड आज नौजवानों के लिए एक रोशन मिसाल बन चुका कि अगर जज्बा सच्चा हो तो कोई भी फन जिंदगी बदल सकता है। मतलब उनके जो आर्ट है वो देखने चाहिए ना अब हमें कि वो किस तरह से आर्ट उन्होंने बनाए हैं और क्या कुछ इसमें यूनिक था
कि हर माह वो 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर वैसे इन लोगों की भी हिम्मत है। मैंने देखा है कि धूप में सारा सारा दिन खड़े रहना, बारिश में ऐसे करके सारा खड़े सारा रहते दिन। हैं, हाँ। आप उनको हिलाएंगे तब भी नहीं हिलेंगे, हाँ, फिर बिल्कुल बारिश में भी इस तरह खड़े और फिर रहते देखिए हैं। ना अपने फेस के ऊपर पूरा ये स्प्रे करके खड़े होना, पूरी बॉडी को इस तरह से स्प्रे करना, वो भी कोई आसान चीज नहीं और ये होती। देखिए ना, बेसिकली हम तो समझते हैं ना कि ये कोई जिस तरह होते हैं ना मंगते होते हैं, लेकिन ये उस तरह नहीं है। देखें, ये एक एफर्ट करके आते हैं, आपको इनका ये फन पसंद आता है, आप इनके जोली में या हाथ में जो भी डालते हैं वो अपनी जेब में उसको रख लेते हैं। सो ये फन की बेसिकली कदर को उजागर करने के लिए ये एक सारा काम किया जा रहा है। लेकिन वैसे मुझे ना इनकी जिंदगी टफ भी बहुत लगती है। सिल्वर मैन हो गया, गोल्डन मैन हो गया, लेकिन अब ये इस तरह से, जिस तरह से आपने कहा ना कि इतने ज्यादा पैसे वो कमा एक रहे हैं। गोल्डन मैन वैसे काफी मशहूर भी हुआ था, जिसको काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया गया था। और उसके बाद उसके बाद हर मोहल्ले में, हर गली में हमें गोल्डन मैन और सिल्वर मैन नजर आ गया। लेकिन गोल्डन मैन देखे ना, पूरे अपने कपड़ों को और फिर उसके बाद फेस को भी स्प्रे करके खड़े रहना मुंह पे, बिल्कुल काफी नहीं, मुश्किल तो है। 3 लाख रुपए अगर आपने कमाना है तो मुश्किलात तो आपको सहनी पड़ेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, सारे गोल्डन मैन ना बन जाए हो, ठीक है। बताने का मकसद ये है, जो काम कर रहा है वहां पे गोल्डन मैन बन जाए। एग्जैक्टली, बताने का मकसद ये है कि ज़ाहिर उनकी जिंदगी जिस तरह से टफ होती है और जिस तरह से वो आर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, आप लोगों को फैसिनेट करते हैं, बच्चों को खुश करते हैं और बताते हैं कि उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल है और फिर कितनी मुश्किल से स्ट्रगल करके आगे आया जा सकता है। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि चीन ने एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया। और हैरान क्यों किया? जब उसने सिर्फ 110 दिन में दुनिया की सबसे चौड़ी जेर जमीन सड़क तामीर कर ली है। वाह! चीन तो रोजाना चीन की ऐसी कोई खबर आ जाती है कि 110 फीट। हाँ, और ये सड़क सूबा जो है उनका शिंडोंग के दारुल हुकूमत जिनान में नीचे कर बनाई गई है, येलो रिवर के, जिसमें 3.3 किलोमीटर तवील और 17 मीटर चौड़ी ये सड़क 6 ट्रैफिक लेन्स के बराबर है और सतह आप से आप ये कहें कि 98 फुट नीचे वाक़ई है। और इस शानदार मंसूबे ने दुनिया भर के माहिरीन को हैरत में डाल दिया है, जो इसे चीनी टेक्नोलॉजी, रफ्तार और इंजीनियरिंग के बेमिसाल शाहकार भी करार दे रहे हैं। ज़ाहिर है वहाँ पर इस तरह के साइंटिस्ट हैं, वहाँ पर इस तरह के लोग हैं, इतना उनका दिमाग चलता है कि वो रिवर के अंदर भी इस तरह की चौड़ी सड़कें बना लेते हैं। और ये तामीर एक बार फिर साबित करती है कि चीन जिद्दत और तरक्की में सबसे आगे है। बिल्कुल ऐसी है, चीन से हमें भी सीखना चाहिए। आल्दो कि हमने भी कुछ ऐसे मंसूबे बनाए 35 दिन में, 42 दिन में। हाल ही में इस गवर्नमेंट में अगर बात की जाए मोहसिन स्पीड की, मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी स्पीड लगाई 35 दिन में और 42 दिन में हमारे मंसूबे तो पूरे हुए, लेकिन कुछ मंसूबों का जो पोल था वो खुल गया था। और वो आपने सरीना में देखा होगा, एकदम से सड़क का बह जाना, फिर सरीना के नीचे आप अंडरपास में देखेंगे तो वहाँ पे आपको पानी ही पानी नजर आना। सो हमारे जो मंसूबे हैं ना, वो जितनी भी स्पीड में होते हैं उसमें क्वालिटी नहीं होती। लेकिन चाइना में हमने देखा है कि चाइना में बहुत सारी, आप अगर चाइना का हमने पहला मंसूबा नहीं, पिछले दिनों से आप अगर हुंजा खुजराव वाली साइड पे जाए तो हुंजा में इन्होंने बहुत सारी ऐसी टनल्स बनाई हैं। फिर अगर आप एबटाबाद वाली साइड पे जाएं तो चाइना वालों ने टनल्स पाकिस्तान को बना के दी है, बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट टनल्स हैं। और उस टनल में जब आप जाते हैं तो आपको डिफरेंस फील होता है। और जब आप पाकिस्तान की किसी कॉन्ट्रैक्टर की बनाई हुई रोड पे जाते हैं, वहाँ पे आपको डिफरेंस नज़र आता है। सो ये हमें चाइना से सीखना चाहिए कि किस तरह से आप जल्दी काम कर सकते हैं, इतना चौड़ा रोड बना सकते हैं, 110 फीट चौड़ा रोड बना सकते हैं, और उसके बाद क्वालिटी को किस तरह से मेंटेन करते हैं। गजल में आपको एक और बात बताऊं कि जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं या इंटरनेशनल बिल्डिंग्स आप बनाते हैं, वहाँ पे एक QC का डिपार्टमेंट होता है, क्वालिटी कंट्रोल का। वो अनफॉर्चुनेटली हमने पाकिस्तान में तो ना QC का डिपार्टमेंट उस तरह से देखा, ना सेफ्टी का डिपार्टमेंट देखा। आप जैकेट पहना देते हैं, उसके नीचे आप देखते हैं तो उसी मजदूर ने चप्पल पहने होते हैं। सो ये तमाम तर डिपार्टमेंट जब तक हमारे मजबूत नहीं होंगे तब तक हमारी कंस्ट्रक्शन उतनी अच्छी नहीं हो सकती। कंस्ट्रक्शन मजबूत नहीं होगी तो जाहिर है फिर हमें उसी तरह से चीजें देखनी पड़ेंगी, जो अभी ब्रेक के बाद हम डिस्कस भी करेंगे। जिस वाक़े से रिलेटेड कराची में जो 5 मंजिला इमारत गिरी है, तो वो इसी वजह से गिरी है कि उसकी उस तरह से कंस्ट्रक्शन मजबूत नहीं थी। अब गलती जिसकी भी थी, खैर वो तो हम देखेंगे, उस पर बात भी हो रही है। लेकिन ये स्टोरी बताने का मकसद ये है कि चाइना जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ रहा है, डेवलपमेंट्स हो रही हैं वहाँ पर, पाकिस्तान भी उसका दोस्त है। पाकिस्तान देखा देखी कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली हसनैन वाली आप वाली बात है कि जो हम काम करते हैं वो क्वालिटी बेस्ड नहीं होता और फिर मुश्किलात हमें देखनी पड़ती हैं और सहनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसी है गजल। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ख़वातीन हो जाता हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। मैं ख़वातीन वज़ात अब एक अफसोसनाक वाक़े के हवाले से जिक्र करेंगे। कराची में लियारी बगदादी में जुमे की सुबह 5 मंजिला इमारत गिरने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। और इस वाक़े में जिसके नतीजे में अगर इमारत की बात की जाए तो मुकम्मल तौर पर इमारत ज़मींपोश हो गई और साने से मुतासरा ख़ानदानों पर
क़यामत भी टूटी है और ये एक बड़ा अजीब व गरीब सा साने था। और इस साने से मुतासरा ख़ानदान की अगर बात की जाए तो उसमें अगर बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी हैं जो कि तबाहशुदा इमारत के अंदर भी थे और बिल्डिंग की जो सीढ़ियाँ थी वो भी गिर गई थी। इमदादी टीमों ने इमारत के मलबे से मज़ीद 5 नाशें निकाली, जिसके बाद जाँबाग अफराद की तादाद तकरीबन 27 तक जा पहुँची। जाँबाग अफराद में 16 मर्द, 9 ख़वातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, एग्जैक्टली इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुकी हैं हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट कराची से आबदा खान। आबदा, आप इस मामले को फ्राइडे कर रही थी, तमाम तर वाक़े को, और मुझे बताइएगा कि इस वक्त की अब ताज़ा तरीन सूरत हाल वहाँ पर क्या है। क्या कल तक तो हम देख रहे थे सिर्फ 27 लाशों की बात हो रही थी, क्या मजीद भी अब निकाल ली गई हैं? आबदा, देखिए, ये 27 लाशें हैं जो इस मलबे के ढेर से निकाली गई और ये जुम्मे के रोज की वाकया पेश आया क्योंकि इमारत काफी खस्ता हाल हो चुकी थी और ये ओल्ड सिटी एरिया भी कहलाता है और इसमें बहुत सारी अभी भी ऐसी इमारतें मौजूद हैं जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। कुछ इमारतों को खाली भी करा लिया गया है और 5 मंजिला इमारत जो है जुम्मा के रोज 10:55 पर जमीन बोस हुई, जिसमें 2 दिन तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, जिसमें 27 अफराद की जो लाशें हैं वो निकाली गई। 11 जख्मी हुए सिविल हॉस्पिटल में, जिनको जो है मुंतकिल किया गया। बाकी लोग जो है उनको तिब्बी इमदाद दे के वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया। दौरान इलाज जो है वहां पर एक खातून भी जाँ बहक हुई। इसके अलावा अभी भी एक जो जख्मी है वो सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है। और रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन 2 दिन तक जारी रहा, काफी मेहनत की गई। शुरू में रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो आहिस्ता भी किया गया कि लोगों को जो है जिंदा निकाला जा सके और रेस्क्यू ऑपरेशन 2 दिन तक लगातार जारी रहा और 27 अफराद जो है उन जाँ बहक होने के सरपंद है। और अभी की जो ताजा तरीन हाल इसके जो मुतासरीन है वो वहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। कुछ अपने रिश्तेदारों के घर चले गए हैं, उनको अभी तक कोई मुतबादिल जगह जो है वो फराहम नहीं की जा सकी। वहाँ पर जो है देखने वाले मनाजिर हैं क्योंकि उनका सब है और वो अपने प्यारों को भी खो चुके हैं। और यहाँ पर मैं ये भी बताते चलूं गजल के आज वजीर आला सिंह मुराद अली शाह जो है वो इस हवाले से कोई अहम ऐलान करने वाले हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अब देखना यह है कि जो वो मुतासरीन जिनके घर बर्बाद हो गए, जिनका सामान हो गया, जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, अपने प्यारों को खोया, उनके लिए जो है क्या ऐलानात किए जा रहे हैं, क्योंकि मुतासरीन जो है उनका यही मुतालबा है कि हमें मुतबादिल रिहाइश काम की जाए। और जो इमारत खाली कराई गई है उनका भी यही मुतालबा है और मजीद इमारतें इसी तरह वहाँ पर मौजूद है। देखिए उनके बारे में आज सीएम साहब जो है वो क्या फैसला करते हैं। ठीक हो गया आबदा, थैंक यू सो मच हो जाने का। आबदा खान हमारे साथ मौजूद थी, हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट कराची से, जो कि जिन्होंने लम्हा ब लम्हा इसकी कवरेज भी की और वो डिटेल्स के हवाले से हमें बता रही थी। अब डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन शेख साहब हमारे साथ मौजूद है, एक्टिंग डीजी रेस्क्यू 1122 सिंध। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच हो जाने का। सबसे पहले तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, बड़ा ज़बरदस्त आपने ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन की डिटेल बताइएगा। जिस तरह आबदा बता रही है शुरू में ये स्लो था लेकिन बाद में इसकी रफ्तार को आपने भी बढ़ाया होगा, क्योंकि शुरू में तो शायद ये कोशिश की जा रही थी कि रेस्क्यू किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, लेकिन उसके बाद फिर ऑपरेशन की रफ्तार बढ़ाई गई। जी बहुत शुक्रिया मुझे आपको अपने प्रोग्राम में लेने का। और एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था जिसमें 27 जानें जो हैं वो चली गई और ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था। और आपने भी देखा कि इस दफ़ा मीडिया ने वहाँ पर पूरा कवर किया है, काफ़ी चैनल्स ने लाइव वहाँ पर देखा किस तरह से जिस इंसिडेंट जगह पर काम हो रहा था और जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे थे, तो एक बड़ा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट था। इसमें ये फ्राइडे के दिन जो है जो इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था और ये कंटिन्यूस 50 आवर्स से ज़्यादा इसमें टाइम लगा इसको क्लोज करने में, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर था आपको ये भी इंफॉर्मेशन में होगा कि ये पहले 3 मंजिला इमारत थी, फिर से 2 मंजिलें और बनी थी। ये तकरीबन कोई 5 स्टोरी बिल्डिंग थी और ये वहाँ पर कोलैप्स हुई थी। इसमें स्टार्टिंग जो आपने भी बताया कि इसमें जो हमें मेजर चैलेंज यही था कि हमारा जो मेन फोकस हमेशा से यही होता है कि अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट रिपोर्ट हो तो उसमें जितने वहाँ पर जिंदा लोग हों, वहाँ पर लाइव लोग हों, उसको उनकी ज़िंदगियों को बचाया जाए, उनकी लाइफ को बचाया जाए। और दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हमने वहाँ पर जो इस वक्त जदीद टेक्नोलॉजी भी यूज़ की। हमारे पास जो लाइव लोकेटर्स थे हमने वो इस्तेमाल किए, हमने सर्च कैम्प्स अपनी इस्तेमाल की।
उसमें तकरीबन कोई 8-9 के करीब लोग थे जिनको वहां से शिफ्ट किया गया, जो इंजर्ड थे, और जो बाद में एक खातून थी जो शी वॉज एक्सपायर्ड, और 8 लोग ऐसे थे जिनको उसी स्ट्रक्चर से निकाला गया और उनको शिफ्ट किया गया। उसके बाद ऑन एंड ऑफ ऑपरेशन, असल में इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं ये बड़ा टेक्निकल ऑपरेशंस होते हैं, तो इसमें कहीं भी कोई तातुल नहीं आया था। लेकिन क्योंकि जो इस ऑपरेशन को लोग देख रहे होते हैं दूसरी साइड से, वो शायद ये समझते हैं कि इसकी स्पीड कम है या इसकी स्पीड को बढ़ाया गया है। बेसिकली वो उसी पेस के साथ चल रहा था स्टार्टिंग से, और क्योंकि सर्च एंड रेस्क्यू का काम साथ साथ चल रहा होता है, तो हम सर्चिंग भी करते जा रहे थे कि अगर हमें कहीं से अगर कोई ऐसी कोई आवाज आ जाती है या हमें कोई फील होता है थ्रू दी टेक्निकल इक्विपमेंट, तो हम पहले वहां पर टारगेट करें। और इसी तरह से आपने देखा कि पहले उसके बाद हेवी मशीनरी भी मंगवाई गई, क्योंकि ये एक पेन के स्ट्रक्चर पैटर्न होता है जिसमें ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है, जिसमें बड़ी जो है आपने देखा तकरीबन 100 से ज्यादा हमारे रेस्क्यू 1112 के स्टाफ था जो वहां पर काम कर रहा था पहले दिन से, और बाद में वो शिफ्ट वाइज चेंज होता रहा। इसके साथ बाकी स्टेक होल्डर्स ने हमें बड़ी सपोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें बड़ी सपोर्ट रही। इस तरह के ऑपरेशन में जो पहला दिन था वहां पर काफी लोगों का रश रहा। उसके बाद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को जो है वो कॉल की गई, उनसे हमने सपोर्ट ली, उन लोगों को उन्होंने कंपाउंड से बाहर निकाला। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उस एरिया में, क्योंकि जो बाकी बिल्डिंग्स थी जहाँ पर ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी, उसके जो 3 साइड थी वहां पर की बिल्डिंग जो थी वो भी उनकी हालत भी बड़ी खस्ता थी। तो हमें सबसे बड़ा जो डर था वो यही था कि हम खुदा न खास्ता इस ऑपरेशन को करते हुए वो बिल्डिंग न गिर जाए। उसके लिए भी बड़ी कहते हैं कि जो टेक्निकल तरीके से हमने काम किया कि जैसे उन बिल्डिंग्स को भी नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि उनकी हालत वैसे भी खराब थी। अगर वो खुदा न खास्ता गिरती, हालांकि वो पहले ही खाली करा दी गई थी, लेकिन अगर उसका स्ट्रक्चर गिर जाता तो हमें इस ऑपरेशन में शायद मजीद टाइम लग सकता था। तो ना सिर्फ हमने उनको उस तरह से सिक्योर किया कि ये उस मलबे के ऊपर ना गिरे, और उसके बाद फिर हमने आपने देखा कि वो पूरा जो अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी टू कट यू, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से आपने कहा है कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था, उसके बाद फिर आपने हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया, मुझे ये बताएं कि अभी आपका ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर ये ख़त्म हो चुका है और तमाम तर जितने भी लोग वहाँ पर थे उन सबको निकाल लिया गया? क्योंकि कुछ इत्तलात हमारे पास ऐसी भी थी कि वहाँ पर कुछ इस तरह के रिक्शा ड्राइवर हैं जो अभी तक फंसे हुए थे। देखिए, कल ऑपरेशन को कंक्लूड कर दिया गया और जो वहाँ पर डेब्री था वो भी बिल्कुल क्लियर हो गया। हमने वहाँ पर जितने लोग थे जो लवाहिकीन थे उनसे बात की, और उसके बाद ऐसा कोई भी वहाँ पर ऐसी फैमिली नहीं थी जिन्होंने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी हो। ये इतला जरूर थी कि शायद वहाँ पर जितने लोग रक्षा जो है पार्क करने आते थे और कोई एक रक्षा ड्राइवर थे वो मिसिंग थे, लेकिन दे वर ऑल्सो नॉट कन्फर्म। लेकिन हमने क्योंकि पूरा डेब्रीज क्लियर कर दिया तो ऐसा वहाँ पर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन या ऐसी कोई बॉडी नहीं थी जिसको हम मजीद निकालते। तो इस ऑपरेशन को कल कंक्लूड कर दिया था और इसको प्रॉपरली सर्च करके और हमने इसको क्लोज किया। ठीक हो। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी भी आई और गवर्नमेंट ऑफ सिंध का क्या रोल रहा? आपको बहुत सारी ऐसा इक्विपमेंट था जो कि गवर्नमेंट की जानिब से चाहिए था, डेफिनेटली रेस्क्यू इतना के पास इक्विपमेंट अपना भी होता है, सो कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था और कितनी ज़्यादा आपको सपोर्ट मिली है डिफरेंट इदारों से? देखिए, मैंने आपको बताया कि ये जो रेस्क्यू 1112 गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इदारा है और इस वक्त जितने भी इक्विपमेंट्स हमने यूज किए, टेक्निकल इक्विपमेंट्स, ये सारे वसाइल हमें दिए गए इस इदारे को बनाते वक्त। इसको स्ट्रेंथन किया गया है टाइम टू टाइम। इसके साथ साथ जहाँ तक हैवी मशीनरी का ताल्लुक था तो उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा क्लोजली हमारे साथ काम कर रही थी और हमें बैकअप में जितनी हमें मशीनरी चाहिए थी वो प्रोवाइड की गई। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से हमें हैवी मशीनरी वहाँ पर प्रोवाइड की गई थी। तो वो सब ये जो ऑपरेशन आपने देखा इसमें सारा इंटीग्रेटेड था और जितने स्टेक होल्डर्स थे वहाँ पर उन जितनी हमें सपोर्ट चाहिए थी, इवन टाउन कमेटी से हमें बड़ी सपोर्ट मिली। म्यूनिसिपल कमिश्नर थे वो हमारे साथ काफी इंगेज रहे। इसके साथ केएमसी हमारे साथ काफी इंगेज रही, डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ काफी इंगेज रहे, डीसी ऑफिस कमिश्नर ऑफिस हमारे साथ बड़ी इंगेज रही। ये तो सारे स्टेक होल्डर्स हमारे साथ इंगेज रहे, तब जाकर आपने देखा कि हमने इसको टाइमली जो है कंक्लूड किया। सही हो गया। थैंक यू सो मच। डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से रेस्क्यू 1112 ने महारत दिखाई, हैवी मशीनरी का इस्तेमाल, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, तमाम तर लाशें बर वक्त भी निकाल ली गई, उनको जितना भी सराहा जाए कम है। अब हम बात कर लेते हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं सईद आदिल अस्करी साहब, रहनुमा MQM है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जिस तरह से अभी रेस्क्यू 1112 के जो डॉक्टर आबिद जलाल है वो भी बता रहे थे कि कामयाबी से ये ऑपरेशन हमने मुकम्मल कर लिया है। मसला ये है
कि कल हम देख रहे थे कि अब वहाँ पे जो सूरत हाल है ना, वहाँ पर दोनों साइडों पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। MQM की जानिब से भी लगाया जा रहा है और सिंध की जानिब से भी लगाया जा रहा है, और दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ामात तो लगा रहे हैं कि एक दूसरे से ये कह रहे हैं कि आप लोग भत्ता लेते हैं, आप लोग ये सब करते हैं, लेकिन सवाल तो ये है ना कि इंसानी ज़िंदगी कितनी सस्ती हो गई है कि इस तरह से आए रोज़ वाक़यात हो रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने शो में दावत देने का। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे मुश्किल बात यह है कि 27 लोग जहाँ बात हुए हैं इस लियारी इंसिडेंट के अंदर, और उसमें से 15 मर्द हैं, 8 खवातीन और 3 मासूम बच्चे हैं। वो मलबे तले दब के मर गए। और पिछले 17 साल से हुकूमत जो है वो इसकी रिस्पॉन्सिबल है, सरकार रिस्पॉन्सिबल है, जो सरकार चलाती है। बहुत सिंध के हालात बहुत मुश्किल हैं, और ये जो कीमती जानों का ज़िया हुआ है, इससे कितने घर और कितने फैमिलीज अफेक्ट होंगी, और इसके असरात, इसके इम्पैक्ट कितने दूर तक जाएंगे, कितने सालों तक ये जो जख्म है, ये जो वहाँ के लोगों का, इतराफ का, नेबरहुड का जितना नुकसान हुआ है कि आप कोई लोग तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं इस बात का। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। यहाँ पर पूरे पाकिस्तान इस वक्त ये देख रहा है कि लियारी से कराची आगे बढ़ा था। मतलब लियारी शुरू के जो लोग थे, जो माइग्रेशन हुई होगी आज से 400 साल पहले, 800 साल पहले, ये लोग यहाँ पर आकर लियारी में आबाद हुए थे, क्योंकि ये सी साइड पर लोग आबाद हुए थे। और ये एक ये पीपल्स पार्टी का गढ़ है शुरू से ही, जो इस वक्त हुकूमत है सिंध की। तो आप ये देखें कि इसका जो अपने इलाकों के अंदर ये परफॉर्म ना कर सकें, जो अपने इलाकों के अंदर जिनके पास ये सारी ओनरशिप है, ये सारे इख्तियारात, ताकत, हुकूमत, जिनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हैं। महज़्ज़ब माशरों के अंदर इस तरह से आप कहीं पे भी नहीं देखा जाएगा जिस तरह यहाँ देखा जाता है। ये महज़्ज़ब माशरा नहीं रहा है। यहाँ पर करप्शन प्रिवेल करती है। यहाँ पर इदारे जो हैं, इदारे के अफसरान, वो पैसे देकर यहाँ पर रिश्वतों की बुनियाद पर रखते हैं, और एक ही इकाई के लोग लगाए जाते हैं। यहाँ मेरिट पर लोग नहीं लगाए जाते। आज यहाँ मेरिट पर लोग लगाए जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पता है कि यहाँ पर एक आदमी ऐसे डैमेजेस में, अगर कोई डैमेज भी हो जाए तो कितने दिन तक, 72 घंटे तक वो सरवाइव कर सकता है। और कुछ लोग, जैसे जापान के अंदर जो सुनामी आया था, तो उसके अंदर भी 14-15 दिन कुछ लोगों ने सरवाइव किया था। लेकिन वो जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है लियारी के अंदर, वहां पर मशीनरी इतनी आसानी से काम नहीं कर सकती, लेकिन उसके बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जिस तरह से किया गया, अगर उसको बरोवक्त 4 मंजिला इमारत थी, और ये अगर वक्त पर ये सारी चीजें कर लेते तो शायद कुछ बेहतरी होती। बिल्कुल सही। अच्छा आदिल साहब, मुझे ये भी बताइएगा थोड़ा सा, इसकी तरफ भी मैं जाना चाहता हूँ कि कराची में सिर्फ ये एक पहला वाकया नहीं है। कराची में आए रोज वाकयात होते हैं। कराची के सड़कों के मामलात आपके सामने, कराची के पानी के मामलात आपके सामने हैं, कराची की बिजली के मामलात आपके सामने। लेकिन दूसरी जानिब 2008 से लेकर 2025 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वहीं पे मौजूद है। तो क्या वजह है कि इतने ज्यादा मसाइल के बावजूद भी लोग अभी भी उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं और वो पूरे सिंध में हुक्मरानी कर रहे हैं? नहीं, ट्रस्ट ही तो नहीं कर रहे हैं ना, ये तो आपको दिख रहा है। आजकल हुकूमतें ऐसे नहीं बनती हैं। यहाँ पर तो अब सिलसिला ही पाकिस्तान की सियासत का सिलसिला ही कुछ और हो गया है। आप लोग बेहतर अंदाज से देख रहे हैं, यहाँ सच बोलना गुनाह समझा जाता है, और उस गुनाह के फिर रिबटल्स होते हैं। यहाँ पर बहुत मुश्किल हालात में जिंदगी लोग गुजार रहे हैं। खास तौर पे मैं बिलखुसूस कराची की बात करूंगा। आपको सिंध में, आपको कहीं पर भी पूरे पाकिस्तान में इस तरह की इस तरीके का कहीं पे भी आपको ये तासुर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये तासुर कराची में मिलेगा। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से ये बात कर रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान की, आज भी पाकिस्तान की सियासत और रियासत ये बात सुन ले कि इस पाकिस्तान की खुशहाली इस कराची शहर से कनेक्टेड है। इसकी खुशहाली कराची शहर से होती भी गुजरती है। अगर आपने कराची शहर को नजरअंदाज किया, इधर लियारी को, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को, ईस्ट को, या कराची के किसी भी जिले को नजरअंदाज किया, कराची क्या पूरे पाकिस्तान की खुशहाली हो नहीं सकती। ये लियारी इंसिडेंट इन तमाम बातों की नुमाइंदगी कर रहा है कि आइंदा हालात में भी अगर ये SBCS सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं आदिल साहब। मुझे एक चीज
जी जी, मुझे एक चीज़ बताएगा आदिल साहब कि हम देख रहे हैं कि कहा जा रहा है, जो इत्तलात सामने आ रही हैं कि जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उनकी जानिब से 3 से 4 बार नोटिसेस गए थे, लेकिन क्या सिर्फ उस इदारे का काम यही है कि नोटिसेस भेजकर आराम से बैठ जाना? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट नोटिस क्यों नहीं होता? एक ये सवाल भी, और दूसरा ये कि अब खबरें ये भी हैं कि 500 से ज़ायद मखदूश इमारतें हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में, फिर उनका क्या होगा? क्या फिर खाली करा दिया जाएगा? कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दिया जाएगा लोगों को? जबरदस्त बात की है आपने निशानदेही की है इस बात की। ये जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन टीम नहीं है। इसमें जो इसमें इंजीनियर्स भर्ती किए गए हैं, अपॉइंटमेंट्स हुई हैं पिछले सालों के अंदर, ये निहायत ही करप्ट लोग हैं। अच्छा, करप्शन 90% करप्ट लोग हैं यहाँ पर। ये सब पैसों की बुनियाद पर यहाँ पर लगे हैं। आप यानी कि अगर आप जब किसी को अप्रूवल देते हैं बिल्डिंग की, तो आप ये अगर इन्होंने नोटिस दिए थे तो इस पर इनकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, जैसे कि आपने जिक्र किया। इम्प्लीमेंटेशन में इसको इवैक्यूएट कराते। आज भी 570 के करीब है, 500 नहीं 570 या 578 के करीब बिल्डिंग्स हैं कराची के अंदर, जो आगे चलकर कोई भी ऐसा, अल्लाह ना करे, कोई ऐसे हादसा हो सकते हैं और इसको छुपाया नहीं जा सकता। हम तो आपके मीडिया चैनल के थ्रू लोगों को बताना चाहते हैं, पाकिस्तान की रियासत को बताना चाहते हैं, पाकिस्तान की सियासत को बचाना चाहते हैं। ये 580 बिल्डिंग्स की आज निशानदेही कर रहे हैं। आज जिनके पास हुकूमत है, तो मैं तो समझता हूँ कि आइंदा 3-4 साल में भी इन्हीं के पास रहेगी। अगर कोई इस तरह का एहतजाज कराची में बड़े लेवल का नहीं हुआ, इनके घरों पर जाकर या इनके घरों के बाहर जाकर लोगों ने एहतजाज नहीं किया, तो ये अल्टीमेट चीजों की तरफ जा रहा है। ये मुश्किल हो जाएंगे हालात। लोगों की जान यहाँ पर बिल्कुल ऐसे है जैसे गायें, बकरियां, इस तरह से लोग ऐसे मौसम माशरों में होता नहीं है। मैं आपको बिल्कुल ऐसे ही है। आदिल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे गुफ्तगू और भी करनी थी, लेकिन वक्त महदूद है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद आदिल अस्करी साहब, रहनुमा MQM हमारे साथ, जो कि कराची के वाक़े के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन व हज़रात। मुहर्रम उल हराम ख़त्म हो चुका है और मुहर्रम के महीने में जब हमने नईम फजोदा साहब से बात किया, फिर PTI लीडरशिप से बात की, तो उन्होंने कहा था कि हम मुहर्रम के बाद अपनी तहरीक का आगाज़ करेंगे। अगर मुल्क की सियासत की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्क्वीज़ कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। मखसूस नशिस्तों का फैसला आपके सामने है, वो भी नशिस्तें उनसे छिन गई, अब दूसरी पार्टीज़ को मिल गई। इसके अलावा जब अगर इमरान खान साहब की पर्सनल प्रोफाइल को देखा जाए गज़ल, तो वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि एक्टिविटी काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एक्टिव पेज नज़र आ रहा है इमरान खान साहब के भी जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे हैं। और अब PTI भी ये कह रही है कि मुहर्रम के बाद हम तहरीक चलाएंगे। सो ये तहरीक किस तरह की होगी? क्या इस दफ़ा कोई हतमी तहरीक होगी या फिर उसी तरह होगा कि अवाम का एक समंदर होगा और PTI की लीडरशिप गायब होगी? इन तमाम तरह इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। जी हाँ, इसके साथ और भी कुछ इशूज़ हैं हसनैन, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, जिसमें ये बातें की जा रही हैं कि शायद नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब से मिलने जा रहे हैं, अडयाला जेल में कोई डील शील की बातें भी हो रही हैं। तो ये सब तमाम तरह इशूज़ डिस्कस करने के लिए इफ्तिखार शिराजी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। आप लिस्ट एंकर पर्सन है सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही करूंगी, क्योंकि इसहाक डार साहब से भी कल जब सवाल हुआ तो वो ये कह रहे थे कि किसी की विश लिस्ट हो सकती है, लेकिन ये सब स्पेकुलेशंस हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी हुकूमती रहनुमाओं से भी बात होती है, ऑपोजिशन वालों से भी होती है, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, मेरा ख्याल में अगर विश लिस्ट की बात की जाए तो नवाज शरीफ साहब का जो माजी में कंडक्ट रहा है, मेरे ख्याल में उनकी विश लिस्ट पे भी यही कुछ होगा कि पॉलिटिकल फोर्सेस को आपस में मिल बैठना चाहिए और इस मुल्क की पार्लियामान को बालादस्त होना चाहिए और फैसले सारे यही पे होने चाहिए। जब शहबाज शरीफ काबीना के एक सीनियर वजीर वज़ीर दिफा ये कहें कि मौजूदा निज़ाम एक हाइब्रिड निज़ाम है, तो मेरे ख्याल में फिर उसके बाद तो इसहाक डार साहब से कहें कि अगर बंद कमरे में जाके आप नवाज शरीफ से पूछेंगे तो यही करेंगे कि उनसे मुलाकात भी होनी चाहिए, उनके साथ बैठ के मामलात को तय भी करना चाहिए। और ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, इसका बाब अब बंद होना चाहिए, क्योंकि 90 की दहाई में हमने इस तरह का देखा है। तो उसके नतीजे में क्या हुआ, हुकूमतें भी गई हैं, लोगों को जलावतनियाँ भी इख्तियार करनी पड़ी हैं, गोया के डिक्टेटर्स के साथ एग्रीमेंट करके सियासत से 10 साल तक बाहर रहने के वायदे भी किए गए। तो मैं समझता हूँ कि सियासतदान यकीनी तौर पर इस सूरत हाल को लेकर डिस्टर्ब हैं और वो समझते हैं
कि इस मुल्क के अंदर गोया कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ही चीज़ों को अपने हाथ में लें। लेकिन जाहिर सी बात है, इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है बकौल मौसम नकवी साहब के, कि इस वक्त क्योंकि मुल्क की हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट सेम पेज पे हैं और कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा, तो शायद इसीलिए ये बातें हो रही। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर देखा जाए तो गोया कि पॉलिटिकल एनालिस्ट भी ये बात कर रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त मुल्क की अदलिया जो है वो कंप्रोमाइज़ नज़र आती है, मुल्क की पार्लियामान हमें कंप्रोमाइज़ नज़र आ रही है, और इस तरह की चीज़ें अल्टीमेटली किसी भी मुल्क के लिए अच्छी नहीं हुआ करती। तो मैं समझता हूँ कि अगरचे ये खबर कहीं और से आई थी, बट बेहतर होता कि इसको इस अंदाज में टैकल किया जाता कि इमरान खान से नहीं, कम अज़ कम उनकी जमात के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, हुकूमत वक्त उनके साथ बैठेगी, गुफ्तगू करेगी और सिचुएशन को काम डाउन करेगी, क्योंकि मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है बहरहाल अभी तक नीचे नहीं आया। और जैसे आपने अपने इब्तिदाई में भी कहा है, इस वक्त भी तहरीक इंसाफ ये समझती है कि अब मुहर्रम का गोया कि एक इवेंट गुजर गया है एक तरह से, और इसके बाद शायद अब कुछ मौसम भी आगे चल के बेहतर होगा। तो हो सकता है कि तहरीक इंसाफ की जो समझती है कि 2008 के 24 के इलेक्शन में भी उनको फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, उसके बाद उनसे मखसूस नशिस्तें भी दोबारा छीन ली गई हैं और इसके अलावा भी उनको पॉलिटिकल स्पेस नहीं दी जा रही। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात अगर नंबर्स की हिसाब से देखा जाए तो वो जमात, अगर उसको आप बिल्कुल बंद गली में धकेलेंगे तो फिर अल्टीमेटली अवामी एहतजाज और डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल ऐसी। अच्छा शिराज साहब, एक थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा भी था। हमने उस दिन पंजोता साहब से भी बात की और भी पीटीआई के सीनियर लीडरशिप यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे कि आप पहले छोटी ईद का कह रहे थे, फिर बड़ी ईद का कह रहे थे, अब मुहर्रम के बाद का कह रहे हैं। अल्टीमेटली आपने तहरीक तो स्टार्ट करनी है, लेकिन शिराज साहब एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि जब तहरीक स्टार्ट होती है, अवाम भी निकल आती है, अवाम का समंदर होता है, रुकावटें तोड़ के वो इस्लामाबाद भी पहुंचते हैं। लेकिन सबसे जो लम्हा फ़िक्रिया है वो पीटीआई की मौजूदा क़यादत है, जो कि उस वक्त वहाँ पे नहीं होती। वो जिस तरह एक शायर ने कहा ना कि नादा गिर गया सजदे में जब वक्त क़याम आया, तो क़याम के वक्त में ये बाकी चले जाते हैं। सर नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। बिलखुद तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत इस वक्त है, इसके ऊपर बहुत बड़े सवालात हैं और हम नहीं उठा रहे, बल्कि उनके अपने कारकुन, उनके अपने वोटर्स उठा रहे हैं। और वहाँ पे भी हमें एक डिवाइडेड ओपिनियन देखने को मिल रही है। कुछ का ख्याल ये है कि ये जो अवामी एहतजाज है, ये बुनियादी तौर पर एक इदारे के साथ, स्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई से मुतरादिफ है, और कुछ का ख्याल है कि नहीं, ये एक जमहूरी हक है किसी भी सियासी जमात का कि वो अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों के ऊपर आवाम के साथ सड़कों पे आए और अपने हकूक हासिल करे। तो मेरा ख्याल में इसमें कोई शक नहीं है कि खुद तहरीक इंसाफ के अंदर एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो अगर इस तहरीक को गोया कि आगे लेके चलना चाहते हैं और अवामी ताकत के जरिए ही इस मुल्क की पार्लियामान को बालादस्त बनाना चाहते हैं और अपने सियासी हकूक हासिल करना चाहते हैं, तो वहाँ पे पहले मरले पे जो डिवाइडेड ओपिनियन है उसको ख़त्म करना होगा। और उसके बाद अगर उनके जो असीर कायदीन हैं वो ये कह रहे हैं कि जी अवामी ताकत के ज़रिए अपने हकूक़ हासिल किए जाए, तो फिर उसको यकीनी तौर पे 100% ओन भी करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली अपनी मुहिम को आगे लेके चलना चाहिए। लेकिन अगर ये डिवाइडेड ओपिनियन वहाँ पे बाकी रहती है और कुछ का ख्याल ये है कि नहीं, मौजूदा निज़ाम के साथ ही आगे चला जाए और इंतज़ार किया जाए मुनासिब वक्त का, तो मैं समझता हूँ कि फिर जितने भी ऐलानात किए जाएँ वो जेल से इमरान खान करें, उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि जो बाहर बैठे लोग हैं, अगर वो भी एक दूसरे के साथ इकट्ठे नहीं हैं, तो फिर कारकुनों को आगे लेके आना और इस अवामी मुहिम को कामयाबी से हमकरार करना मेरे ख्याल में नामुमकिनात में से होगा। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा। और फिर जाहिर सी बात है, जो एक और बड़ा मसला है तहरीक इंसाफ के साथ वो है टाइमिंग का। वो है कि जब एक ख़ास वक्त होता है उसके अंदर शायद इस तरह के एहतजाज को रंग ला सकता है, तो उस वक्त तो मेरे ख्याल में सियासी कायदीन इनके पीछे हट जाते हैं और फिर एक बेवक्त का राग अलापा जाता है जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इस वक्त देखा है आपने कि पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि वो हुकूमत वक्त के साथ गुफ्तगू करना चाहते हैं। भाई, जब आपको लग रहा था कि हुकूमत मुश्किल में है और हुकूमत आपके साथ डायलॉग टेबल पे बैठी, आप ही के TORs के ऊपर वो आगे बढ़ रही थी, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आप वो मुज़ाकरात की टेबल छोड़ के चले गए और आपने बताया भी नहीं कि क्यों चले गए आप। तो अब तो मेरे ख्याल में हुकूमत वक्त बड़े कंफर्ट जोन में है। इस वक्त मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट भी कंफर्ट जोन में है
इंटरनेशनली पाकिस्तान को एंगेज किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के साथ गुफ्तगू हो शहजादी रही है, साहब मुझे ये पाकिस्तान को बताइएगा सुना कि जा रहा चौधरी है। निसार से जो मुलाकातें हो रही हैं उसमें वो वापसी की दावतें दी जा रही हैं, या फिर क्योंकि कुछ हलकों में ये भी ख्याल है पीटीआई के कि वो कह रहे हैं कि अगर अडयाला जेल में कोई बात सुन सकता है कि वो सिर्फ चौधरी निसार साहब ही हैं, उन्हीं की बात सुनी जा सकती है, ब्रिज के तौर पर भी कोई काम कर सकते हैं, क्या वाकई ऐसा है? फिर मेरी कुछ मुस्लिम लीग नून के काबरीन से ये बात हुई है, और जो आप बात कर रही हैं कि चौधरी निसार साहब के पास वज़ीर-ए-आज़म का जाना, वो है कि उसके पीछे भी दरअसल ये कहानी है कि वो आपके पुराने दोस्त हैं, जिसोनियन इकट्ठे आप, तो आपके उनके साथ मरासिम बड़े अच्छे हैं। तो बेहतर ये है कि इमरान खान साहब को ये जाके आप समझाएं कि सिचुएशन को काम डाउन करने के लिए वो अपने जो एक स्टैंड है जिसमें यह है कि अगर वो जेल से बाहर आते हैं तो वे अवामी एहतजाज के ज़रिए गोया कि फिर अपने हकूक़ के लिए जदोजहद करेंगे, तो गोया कि इस मामले पे उनसे कहें कि वो पीछे हटें और मौजूदा जो इस वक्त पार्लियामान इसको अपनी मुद्दत पूरी करने दें, और उसके बाद फिर देखा जाएगा जब ठीक हो गया। इफ्तिखार शिराइज़ साहब, थैंक यू सो मच पार्टी फॉर जॉइनिंग अस। सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार शिराइज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि मौजूदा सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। साथ यहाँ पे वक्त बचाता है, एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अगर आपने सऊदीया जाना हो तो अब जहाज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बहरी सफ़र भी उससे पहले होता था, और फिर एक बस भी जाया करती थी हमारे बड़ों के ज़माने में। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बाइक पे भी सऊदीया जा सकते हैं। छोटों के ज़माने में बाइक जा सकते हैं। अब बाइक पे भी आप सऊदीया जा सकते हैं। और हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद होंगी जिनका ताल्लुक रहीम यार खान से है। पेशे के एतबार से ये सिविल इंजीनियर हैं और कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस के साथ वाबस्ता हैं, लेकिन 5 साल से नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर बाइक चला रहे हैं। आज उनसे पूछेंगे एक कहानी। वो कहानी ये है कि वो किस तरह से पाकिस्तान से सऊदीया पहुंचे, कौन से रास्ते से पहुंचे और क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और ये वैसे नेशनली या इंटरनेशनली लोग बाइक को चलाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली सऊदीया क्यों गए? क्या उम्रे की नीयत थी, या फिर हज की नीयत थी, या फिर ये भी था कि क्रॉस बॉर्डर जाया जाए और जाके देखा जाए मुकद्दस मकामात? एग्जैक्टली खुर्रम हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ से वो गए। खुर्रम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो बताएं कि व्हाट इंस्पायर्ड यू? क्या ये आपका कोई अपना पर्सनल एडवेंचर था, या फिर जिस तरह से हसनैन ने कहा कि ये आपका कोई स्पिरिचुअल मिशन भी था? जी बहुत शुक्रिया। जैसे हर किसी को घूमने फिरने का शौक होता है, तो इसी तरह मुझे भी ये विरासत में अपने वालिद से ये शौक मिला। बचपन से ही घूमने का शौक था, और मैंने आज से 5 साल पहले टूरिज्म को अपनाया और मुस्बत अंदाज में बाइकिंग करना शुरू की। हम नेशनल लेवल पे तो घूमते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं सैर के लिए जाते हैं। एक ख्वाहिश थी हमारे क्लब की और हमारे दोस्तों की कि कभी हम जिंदगी में उम्रा भी करने जाएं या हज भी करने जाएं। तो हमारा 2018 से ये प्लान चल रहा था कि हम कभी मोटरसाइकिल पर बॉर्डर क्रॉस करके और मुकद्दस मकामात की ज़ियारत के लिए और हज या उम्रे की नीयत से हम सऊदी अरब जाएं। तो 2018 से हमारी ये कोशिशें जारी थी। कुछ कोरोना की नज़र हो गई, और फिर जब हमें परमिशन मिली 2022 में, तो फिर हमने ये सफ़र जो है वो सऊदी अरब का इख्तियार किया। ठीक हो गया। और आप एग्जैक्टली कब सऊदी अरब गए थे और इसके लिए किन किन मराइल से आपको गुजरना पड़ा? डेफिनेटली बहुत सारी कंट्रीज आई होंगी, कहाँ कहाँ से आप गुजरे, और किस कंट्री का वीज़ा आपको मुश्किल में मिला, किसका आपको आसानी से मिला? मुश्किलात तो बहुत हैं सफ़र में। जब सफ़र करना हो तो जाहिर है कि उसमें मुश्किलात तो बहुत आती हैं। हमने 2023 में 6 जनवरी को लाहौर से अपना सफ़र शुरू किया था, और मैंने रहीम यार खान से अपना सफ़र शुरू किया था। हमने सोचा, तो इसको जो प्लान किया हुआ था, जो हमारी वर्किंग थी, इसके ऊपर पूरी हमने स्टडी, वो 2 माह की थी कि हमने 2 माह में सफ़र करके तो वापस लाहौर पहुंचना था। लेकिन वही बात है कि सफ़र में जो मुश्किलात आती हैं उसको भी हमने फेस करना था। तो ये हमारा तकरीबन 3 माह 13 दिनों का सफ़र था, जो मैं अपना काउंट करता हूँ कि मैंने ये 14,400 किलोमीटर जो है वो 3 माह 13 दिनों में कंप्लीट किया था। तो इसमें थोड़ा सा वेरी करता है कि कुछ दोस्तों ने ज़्यादा घूमा, कुछ लोगों ने कम घूमा। तो ये हमने फिर 2023 में अपना सफ़र जो है ये मुकम्मल किया था।
अच्छा खुरम साहब, ये बताएं कि मुश्किलात का तो हमने जिक्र किया और आपने भी उस तरह से मुश्किलात नहीं बताई, खैर कितनी ज़्यादा मुश्किलात आप बताएंगे, बहुत सारी होती हैं। मुझे ये बताएं कि अलोंग द वे कौन सा आपका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था और कौन सा डिफ़िकल्ट पार्ट था? देखिए, इसमें मुश्किलात तो बहुत हैं जी। वीज़ों का हसूल बहुत मुश्किल था। वीज़ों का हसूल हमारे लिए एक दय इम्तिहान था, लेकिन वो बहुत खुश उसलूबी से हो गया। हमें इराक के वीज़े नहीं मिले, हमें उसके लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ी। अच्छा। इसके अलावा अगर सफ़र की मुश्किलात की बात करें तो बहुत सारी स्टोरीज हैं। हमारे बाइक्स खराब होते थे, हमें तूफानों ने जो है वो जकड़ा। इवन अच्छा। हमने जीरो विजिबिलिटी में सफ़र किया और हमने 3 से 4 घंटे मुसलसल एक ड्राइव की है। हमारे बाइक्स भी खराब हुए, पंक्चर भी हुए। ये सब कुछ हमारे सफ़र का हिस्सा होता है और हम इसके आदी होते हैं। और हमें जब हम ये टूरिज्म की तरफ आते हैं बाइक में, तो हम पहले अपने बाइक को ठीक करना भी सीखते हैं। तो हमें ज़रा के कभी खाना नहीं मिलता टाइम पर, कभी रास्ते में बाइक खराब हो गया, पेट्रोल नहीं मिला। तो इस तरह की तो बहुत सारी स्टोरीज हैं कि जो मेरा दिल चाहेगा कि मैं शेयर करूंगा, लेकिन वक्त की कमी से ठीक हो गया। अच्छा, ये जो मैंने पहले सवाल किया था फेस कर रहे होते हैं खुरम साहब के, जिस तरह आपने इराक के वीज़े का तो गज़ल को बताया, कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज थी जहां जहां से आप होते हुए सऊदीया तक पहुंचे, ये सफ़र तो बताइए ज़रा। जी, इसमें हमारा जो रूट प्लान था वो हमने यहाँ से पाकिस्तान से हमने ताफ्तान बॉर्डर से ईरान में एंटर हुए थे। अच्छा। और ईरान से फिर हम फेरी के जरिए शारजा एंटर हुए थे यूएई में। अच्छा। और यूएई का पूरा सफर करते हुए हम सऊदीया दाखिल हुए थे अलसिला अल बतहा बॉर्डर से। अच्छा। उसके बाद हमने इराक से होकर जॉर्डन, और फिर उसके बाद जो है वो हमने वापस ईरान में दाखिल होना था। लेकिन चूंकि सिक्योरिटी पर्पस की वजह से में इराक का जो वो वीज़ा नहीं मिल सका, तो यही सफर फिर हमने वापस इसी रूट से दोबारा वापस कंप्लीट किया था। लेकिन आप ये बताइएगा कि आपने यूएई का जिक्र किया, तो यूएई से एक रास्ता जाता है रियाज वाली साइड से भी, तो वो रास्ता आपके लिए आसान नहीं था? जी जी, हमने वही रास्ता इख्तियार किया था। यूएई से हम जब अलबता अलसिला बॉर्डर से हम जब सऊदीया और यूएई को क्रॉस करते हैं बॉर्डर, तो वहां से ही सीधा पहला हमारा जो पड़ाव था वो रियाज शहर ही था। अच्छा खुरम साहब, ये बताएं, अभी आप बाइक का जिक्र कर रहे थे, जाहिर है बाइक भी आपके पास कोई नॉर्मल तो नहीं होगी, उसकी मॉडिफिकेशंस भी होती होंगी, तो किस तरह का बाइक आपके पास है और टोटल आपका कितना इसके ऊपर एस्टिमेट, कितना खर्चा लगा है? इसमें खर्चा तो हमारा काफी ज्यादा हुआ है। जाहिर है जो लोग जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए पूछना जरूरी है ना। देखिए, इसमें हमारी वही बात थी कि हमने खाना क्या है और हमने रहना कहाँ पर है और हमारी ट्रैवलिंग कितनी होगी, वो चीजें काफी मैटर कर रही होती हैं। तो इसमें हमारा मोर देन जो ना वो 10 लाख से ज्यादा का खर्चा हुआ है पर पर्सन। अच्छा। तो इसमें अब देख लें कि वहाँ पे हमारे पास कोई कैद नहीं थी कि आपने कहाँ ठहरना है या क्या खाना है। वो हम सब की अपनी मर्जी पे होता था कि आपको फुली वहाँ पे फ्री स्पेस थी कि आपने सिर्फ ट्रेवल इकट्ठे करना होता है। और हमारे जो मखसूस पॉइंट्स है कि जहाँ पे हमारी गैदरिंग्स होती थी, जहाँ पे हमें वेलकम या हमारी रिसेप्शंस होती थी जिन एम्बेसीज में या जिस कम्युनिटी के पास, तो वहाँ पे हमारा एक होता था कि आपने इन बाउंड रहना है ताकि सब लोग इकट्ठे हों। तो अदरवाइज हमें वहाँ पे मुकम्मल छूट होती थी हमारे पास, क्योंकि टूरिस्ट वीजे थे। टूरिस्ट वीजे जो महंगे होते हैं आम वीजों से, तो वो फिर हमारे ऊपर था कि आपने घूमना कितना है, आपने रहना खाना पीना, वो सब कुछ हमें एक खुली आज़ादी थी। तो उसमें आप कह लें कि अप्रोक्सीमेटली हमारा 10-10 लाख से ज्यादा सही हो गया। खुरम साहब, दैट वाज अमेजिंग जर्नी। आप एक जर्नी में गए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जानिंग अस। ख़वातीन हज़रात, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने बाइक पे जाना है, तो खुरम भाई ने आपको खर्चा भी बता दिया, तकरीबन 10 लाख रुपए आपके लगे। और 10 लाख रुपए अगर आपके पास हो तो फिर आप सऊदीया का रुख करें, क्योंकि आपने बहुत सारी कंट्रीज से होते हुए जाना पड़ता है। अगर नहीं है तो फिर वही 2.25 लाख का आप उम्रा कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। आजकल बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं सेहत के हवाले से, लेकिन सबसे पहले कुछ ऐसे मसले हैं जो कि आपकी शख्सियत के ऊपर भी उनका काफ़ी ज़्यादा असर होता है, स्पेशली जब आप स्माइल कर रहे हैं
और अगर आपके दांत में कोई पीलापन है या फिर आपके दांत ख़राब हैं, सो ये आपकी अपनी मिस्टेक्स ही होती हैं, उनकी वजह से होता है। बहुत ज़्यादा लोग या बच्चे बचपन में चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं, उसकी वजह से होता है। फिर अभी अगर आप देखिए तो हमारे खाने बहुत ही ज़्यादा अजीब व गरीब से होते हैं, उसमें मसाले होते हैं। सो आज हम बेसिकली बात करेंगे बेसिक ओरल हाइजीन के हवाले से, हम किस तरह से बुनियादी सफाई कर सकते हैं अपने दांतों की और अपने दांतों को चमकदार रख सकते हैं जिस तरह के चमकदार अल्लाह ताला ने बनाए थे। Exactly. लेकिन मसला ये है ना कि वो फिर जो जिस तरह से अल्लाह ताला बनाते हैं उस तरह से वो साफ़ नहीं रहते। और इसी पर बात करने के लिए हमें प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया नवाबी साहिबा इन स्टूडियो ज्वाइन कर चुकी हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे कि व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू मेंटेन ओरल हाइजीन, मतलब दांतों की पूरी सफाई हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू सबसे पहले मुझे बुलाने के लिए। इट्स माय प्लेयर कि हमारा जो एक्सपीरियंस होता है हम शेयर करें, और बीइंग पाकिस्तानी मैं समझती हूँ हमारी ड्यूटी है कि हम बताएं कि हमें किस तरह से अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखना है। देखिए, सफाई अगर हम इस्लाम से शुरू करें तो ये एक निस्फ़ ईमान है। Exactly. और हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओरल हाइजीन का ख्याल करते थे, मसवाक यूज़ किया करते थे। और वो कहते थे कि एक हदीस है सही बुखारी की कि अगर मैं इस बात से फ़िक्रमंद ना हूँ कि मेरी उम्मत को परेशानी होगी तो मैं हर नमाज से पहले मसवाक को मैंडेटरी कर दूँ। और वो ख़ुद हर मतलब उठने के फ़ौरन बाद, हर नमाज से पहले, कुरान से पहले, घर एंटर होने से पहले और लोगों से मिलने से पहले मिसवाक किया करते थे। तो अब हम मिसवाक को तो यूज़ नहीं करते, लेटेस्ट टेक्निक्स आ गई हुई हैं, ब्रशेज़ आ गए हैं, टूथपेस्ट आ गई हुई हैं। तो मिसवाक इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग योर ओरल हाइजीन। अगर आप ब्रश नहीं ले सकते तो एटलीस्ट मिसवाक करें। ब्रशिंग का ये होता है कि इसकी 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रूरी है कि ब्रशिंग कितनी दफ़ा करनी चाहिए। ब्रशिंग 2 times a day इज़ अ मस्ट, बिफोर गोइंग टू बेड एंड आफ्टर और बिफोर ब्रेकफास्ट। ये 2 किस्म की थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं बिफोर ब्रेकफास्ट करें, कुछ कहते हैं आफ्टर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूंगी कि जो लोग ब्रश करते भी नहीं है, मतलब अगर अक्सर ऐसा भी होता है, कहते हैं कि एक दिन हमने छोड़ दिया नेक्स्ट डे कर लेंगे, उसके भी क्या रिस्क होते हैं? बिल्कुल, छुट्टी लेते हैं लोग। जैसे सैटरडे संडे होता है ब्रशिंग भी ऑफ होती है। मेरे घर में भी ये होता है कि बच्चे कहते हैं आज ब्रश कर लिए नहीं मामा, आज तो स्कूल नहीं जाना था। आई मीन हम लोग इंपॉर्टेंट समझते हैं ब्रशिंग डूइंग फॉर अदर पीपल। जो मॉर्निंग का ब्रश है वो लोगों के लिए होता है, रात का ब्रश हमारे अपने लिए होता है। मैं तो समझती हूँ कि रात सोने से पहले ब्रश करना इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये लोगों को पता लग जाए तो कभी भी ब्रश किए बगैर ना सोएं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जब तक पेन नहीं होती डेंटिस्ट के पास तो जाना नहीं, उससे पहले क्या क्या बन रहा है सोचते भी नहीं है। तो ब्रशिंग 2 दफ़ा करनी होती है। इसके अलावा ब्रशिंग का टाइम होता है, 2 मिनट्स के लिए ब्रश करना है। और ब्रशिंग की टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग मैंने देखा ब्रश लेते हैं और बस शुरू हो जाते हैं। मतलब इट शुड नॉट बी विद अ हार्ड ब्रश। हमें एक सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है। दांतों को बल्कि सॉफ्टली हमने हैंडल करना है। हम कहते हैं ना दांत हमारे वाइट, जैसे भी हम बात कर रहे थे स्टार्ट होने से पहले कि वाइट और चमकदार दांत कैसे होंगे, तो वो नेचुरली अल्लाह ने एक लेयर दी है जिसे हम इनामल कहते हैं, जो प्रोटेक्ट करती है हमारे टूथ को। नीचे और लेयर्स हैं लेकिन सबसे ऊपर इनामल होता है। इनामल ऐसा होता है कि अगर हम इसको बहुत ज़ोर से रगड़ेंगे ना ब्रश, तो वो फिर डैमेज हो जाएगा, इरोड हो जाएगा, फिर दांत सेंसिटिव भी हो जाएंगे और पीले भी हो जाएंगे। अच्छा। तो ब्रशिंग के लिए ज़रूरी है कि हम प्रॉपर ब्रश को चूज़ करें और उसके लिए प्रॉपर टेक्निक आप देखेंगे। हाँ जी, टेक्निक इज नॉट लाइक दिस। टेक्निक होती है डिफरेंट। अगर आप गूगल करेंगे तो बेस्ट टेक्निक होती है। हम टूथ ब्रश के जो ब्रिसल्स हैं उनको 45 डिग्री एंगल पे रखेंगे अपनी गम लाइन के साथ और फिर सर्कुलर मोशंस में मूव करेंगे। ठीक है, गम लाइन से सर्कुलर जी गम लाइन पे 45 एंगल पे रखेंगे और सर्कुलर मूवमेंट्स करेंगे। ये सिर्फ अंटीरियर है। इसी तरह आगे से फिर हमें बैक साइड से सारी सर्फेसेस साफ करनी है। कुछ लोग सिर्फ आगे ब्रश करके चल पड़ते हैं, असल काम तो पीछे और होता है मोलर्स में। अच्छा, एक और बात बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट जो ब्रशिंग से भी इंपॉर्टेंट डेंटल फ्लॉस है। अच्छा। जिसका अक्सर लोगों को नहीं पता। वो एक फिलामेंट होता है, थ्रेड यूज़ करते हैं लोग, अक्सर लोग बल्कि नहीं यूज़ करते। और मैं समझती हूँ कि आज के प्रोग्राम के बाद अगर लोग फ्लॉस यूज़ करना शुरू कर दें तो ये मेरी सक्सेस होगी। अच्छा। कि डेंटल फ्लॉस इज़ द थिंग कि जो दांतों के अंदर से निकालता है फूड पार्टिकल्स को। देखिए, ब्रिसल्स तो हर जगह नहीं पहुंच सकते ना। हमारे दांत अल्लाह ताला ने आपस में मिलाए हुए हैं और फिर गम लाइन के नीचे भी बैक्टीरिया पड़े हुए हैं। तो जब हम डेंटल फ्लॉस यूज़ करते हैं तो वो दांतों के दरमियान से निकालता है। तो रात सोने से पहले आपने पहले डेंटल फ्लॉसिंग करनी है। 1 दफ़ा कर लें फ्लॉसिंग और ब्रश करके सो जाएं। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं कि आपको कोई भी डिजीज़ होगी। अच्छा, ठीक हो गया। और अगर आप प्रॉपरली शाजिया ब्रशिंग करते हैं तो ये जो मैंने इंट्रो में कहा कि आपके दांत पीले हो जाते हैं, उनको कैविटी लग जाती है, वो ख़राब हो जाते हैं, तो आप इससे बच भी सकते हैं? जी बिल्कुल बच सकते हैं। देखिए, कैविटी क्यों लगती है? जब आप ब्रशिंग नहीं करते और आप स्वीट्स और खा के, जैसे आजकल की जनरेशन का होता है, फास्ट फूड लिया, रात को खाया, सो गया। रात में क्या होता है, वो जो स्वीट्स होती हैं उनके ऊपर
जो है बैक्टीरिया बनता है और बैक्टीरिया को फीड करता है वो। और जब बैक्टीरिया को फीड करता है तो बैक्टीरिया एसिड बनाता है और एसिड अटैक करता है इनेमल पे और फिर कैविटीज बन जाती हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताएं कि शुड वी यूज़ माउथ वॉश डेली, क्योंकि अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि वो ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए, उसका इफेक्ट भी होता है नेगेटिव। हाँ जी, माउथ वॉश तो एक सपोर्टिव तो हो सकता है, बट बेसिक जो है वो ब्रशिंग और फ्लॉसिंग ही है। माउथ वॉश कैन बी यूज टू कवर करने के लिए बैड ब्रेथ को, या फिर आप समझ लें कि वो थोड़ा सा ये है कि माइक्रोब्स को किल कर देता है, लेकिन उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। समटाइम ये स्टेन कर देता है, समटाइम छोटे बच्चे जो है इसको इनहेल कर सकते हैं, सॉरी उसको स्वॉलो कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको फ्लोराइड रिलेटेड कुछ इश्यूज हो जाते हैं। तो ठीक है आप लोग यूज़ करें, लेकिन मैं इतना ज़्यादा इसको फेवर नहीं करती हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद लोगों की है, स्मोकिंग करते हैं लोग, उनके दांतों में पीलापन नहीं जाता, चाहे वो सुबह भी ब्रश करते हैं शाम को भी ब्रश करते हैं, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस हैं जो नहीं छोड़ना चाहते स्मोकिंग अल्टीमेटली? देखिए स्मोकिंग तो छोड़ना मतलब ही हल इसका होगा। देखिए वो तो मैं भी कह रहा हूँ, आप भी कह रही हैं, लेकिन आप मार्केट में जाएंगे तो हर शख्स स्मोकिंग भी और चाय भी। देखिए जो टी स्टेन्स हैं ना, टोबैको स्टेन्स हैं, ये देखिए फिर एटलीस्ट रेगुलर डेंटल चेकअप्स तो कराएं ना। मैंने बहुत से स्मोकर्स देखे जो सालों डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं। exactly. देखिए अगर आप स्मोकर हैं, स्मोकिंग नहीं क्विट कर सकते, या टी बहुत पीते हैं, तो एवरी कप ऑफ टी के बाद नीम गर्म पानी से रिंस करें ताकि आपका टी उतर जाए। इसी तरह से टोबैको के जो स्टेन्स आ जाते हैं ना, उसके लिए फिर आप ब्रशिंग रेगुलर करें ताकि वो जो हमारी इनिशियल एक स्टेन की सरफेस बनती है वो सॉफ्ट होती है, वो शुरू में उतर जाती है, आहिस्ता आहिस्ता वो हार्ड होना शुरू हो जाती है, और फिर उसको प्रोफेशनली ही आप उतार सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्केलिंग। तो एटलीस्ट एवरी 6 months दे शुड विजिट डेंटिस्ट एंड दे गेट देयर ओरल हाइजीन एंड स्टेटस चेक्ड, और वो फिर स्केलिंग कराएं, पॉलिशिंग करवाएं, ताकि दांत भी अच्छे रहें और स्मोकिंग भी करते रहें। डॉक्टर साहब, टंग इज वेरी आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना, तो उसकी सफाई किस तरह से हम मेंटेन करें? टंग स्क्रैपर्स भी मिलते हैं, मैं तो सिंपल ब्रश से भी रिकमेंड कर देती हूँ कि जब आपने चीज़ को ब्रश कर लिया है, डोंट फॉरगेट योर टंग को भी यूँ ही ब्रश कर दें। उस पर भी बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो कि डेंजरस होते हैं, और स्पेशली जो बैड ये स्मेल जो आती है ये हमें इसी वजह से आती है। और वो जो आप तरीका बता रही थी, वो बहुत सारे लोग हैं इस तरह करते हैं, वो थोड़ा सा डिटेल में अगर आम फेम लोगों को बता सकें 45 डिग्री किस तरह है, क्या है? ब्रश नहीं है अभी यहाँ पे। मैं सजेस्ट करूँगी आजकल तो गूगल पे जाएं, आप टेक्निक का नाम लिखें, वीडियो के साथ आपको बताएंगे। जस्ट BASS टेक्निक, बैस टेक्निक लिखें और सर्च करें। जी और भी टेक्निक्स हैं, ये ज़रा इजी है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसके लिए फिर वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन हमें चाहिए होती है और बड़ा ज़रूरी है। तो लोग इसको सर्च करें और देखें और इस टेक्निक को यूज़ करें। और तो क्योंकि उन्होंने 2 मिनट्स ब्रश करना है, जिस तरह कुछ लोग हैं वो कहते हैं 5 मिनट में ब्रश करता हूँ, वो भी ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा ब्रशिंग भी डेंजरस होती है ना, इनेमल को मैंने बताया ना, इरोड कर देती है। तो आप टाइमर लगाएं, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक ब्रशेस आते हैं, वो बहुत अच्छी सफाई करते हैं, उनमें टाइम शाइम होता है, उसके अंदर मोशंस भी होती हैं, वो तो ऑटोमेटिक, वो सिर्फ आपने मूव करना है, इट विल डू ऑटोमेटिक ऑल दोज एंगल्स, लेकिन वो एक्सपेंसिव हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए जिनके पास सिंपल ब्रश है, एटलीस्ट सॉफ्ट ब्रश ले लें, 2 दफ़ा ब्रश करें, अच्छी टेक्निक से और 2 मिनट करें, 2 मिनट ब्रश करें। अच्छा, इसके साथ मुझे ये भी बता दें कि कौन सी बीमारियां हैं जो इसके साथ एंटर लेंगे, क्योंकि हार्ट डिजीज भी मैंने सुना है कि काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। जी बिल्कुल बताती हूँ। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ब्रश को चेंज भी करना है 3 से 4 महीने के बाद। कुछ लोग ब्रश रखते हैं तो समझते हैं हमेशा के लिए खरीद लिए, तो ब्रश को आफ्टर 3-4 months या फिर उससे पहले अगर आप समझते हैं उसके फिलामेंट्स जो हैं, मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब मुझे बातें सुनाने आई हैं। ये अक्सर लोगों को यही लगता है। अपने घर में हमारे जो हमारे अपने बच्चे होते हैं उनके साथ भी हमारी रोज़ यही बहस हो रही होती है, क्योंकि वही बात है कि हम इग्नोर करते हैं चीज़ों को। एज ए नेशन थोड़े से हम ईजी गोइंग है ना, कहते हैं कुछ नहीं हो रहा तो चल रहा है। बिल्कुल। अच्छा जी, जनरल हेल्थ का बहुत ताल्लुक है। यहाँ से आप देखेंगे हर चीज़ खाते हैं तो अंदर जाती है। अगर आपकी ओरल हाइजीन अच्छी है, सब कुछ खा सकते हो, हेल्थ अच्छी है, लेकिन ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है तो सबसे इम्पोर्टेंट तो अब तो लिटरेचर जहाँ भी आप पढ़ेंगे, इट्स प्रूवन कि आपको हार्ट जो जितने हार्ट डिजीज़ हैं वो बड़े डायरेक्टली लिंक्ड हैं। जैसे अगर आपके मुंह में इन्फेक्शन है और आहिस्ता आहिस्ता वो इतना बढ़ गया है कि उससे जिंजवाइटिस जो गम्स की इन्फ्लेमेशन है, और फिर एक होता है पेरिडोंटाइटिस, वो हमारा होता है कि एक अंदर तक इन्फेक्शन चला जाता है, टीथ की रूट्स तक, वहाँ से वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है और फिर आपकी ब्लड स्ट्रीम से वो हार्ट को जाके इफेक्ट करता है। सादे लफ्ज़ों में अगर आपका ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है, आपको हार्ट के इश्यूज हो सकते हैं। बिल्कुल। आपकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती है, जो इसके माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं वो शुगर कंट्रोल ही नहीं होने देते, और जब वो शुगर कंट्रोल नहीं होने देते, डायबिटीज बढ़ती है, टीथ और खराब होते हैं, तो साइकिल चल पड़ता है। जी डायबिटीज, इसके अलावा आपको कुछ और प्रॉब्लम है जिनमें हमारा सलाइवा कम फ्लो होता है ना, कुछ मेडिसिन है, तो वो मुंह ड्राई नहीं होना चाहिए हमारा, अपने मुंह को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। डॉक्टर साहब लास्टली मुझे ये बताइएगा, आपने स्केलिंग का जिक्र किया, तो बहुत सारी मिथ्स ऐसी भी हैं मार्केट में प्रिवेल करती हैं कि स्केलिंग के बाद आपके दांत कमजोर हो जाते हैं,
जी बिल्कुल, मैं इस चीज़ को तो लिटरली आई थिंक मैं एवरी अदर सिटिंग पे करेक्ट कर रही होती हूँ कि प्लीज़ इस मिथ को ख़त्म करें। दांत वीक नहीं होते, दांत हेल्दी होते हैं। अच्छा, मतलब जी बिल्कुल, आप देखिए अगर आप स्केलिंग करवाते हैं, वो पता है ये मिथ क्यों बना है? उनके हमारा जब कैलकुलस बना होता है ना बहुत ज़्यादा, वो दांत को एक फॉल्स सपोर्ट दे रहा होता है। जब वो हम कैलकुलस रिमूव करते हैं तो 1-2 दिन के लिए दांत उनको मोबाइल लगते हैं, क्योंकि वो तो एक ऐसी हल्के चीज़ हो के जाते साथ हैं। खड़े हुए थे जो कि डेंजरस थी। तो वो क्या होता है कि कुछ दिन बाद फिर वो विटामिन सी लेते हैं, हमारा कोलेजन बनता है, तो गम्स और स्ट्रांग होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है, हमें एवरी 6 मंथ चेकअप कराना है। अगर हमें स्केलिंग की जरूरत है डॉक्टर करेगा, नहीं है तो मे बी हमारी ओरल हाइजीन अच्छी है तो 2 इयर्स तक भी जरूरत नहीं पड़ती। मैं अपनी स्केलिंग आफ्टर 3 years करवाती हूँ। अच्छा। क्योंकि ये करवानी है हमें। करवानी बास है, कैलकुलस exactly। हमें ऊपर नजर नहीं आ रही, गम्स के अंदर बनी हुई है और वो फिर स्मेल दे रही होती है, ब्रेथ लोगों का खराब होता है, उन्हें परवाह ही नहीं होती। और फिर वो बीमारियों की वजह भी बनती है। बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर शाजिया नवाबी हमारे साथ मौजूद थी, प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया नवाबी हमारे साथ मौजूद थी, कि हमें इन डिटेल बता रही थी कि किस तरह से हमने अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखना है। खवातीन नौज़ात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और फिर आपके साथ एक और सेगमेंट में मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप हमारे साथ रहिएगा। और वो जो सेगमेंट होगा वो वैसे भी इम्पोर्टेंट है और हाँ। फेवरेट भी है सबका। दाऊद जी। वेलकम बैक। देखा इंटरेस्ट चेक किया आपने, एस्ट्रोलॉजी का इंटरेस्ट चेक किया कि कितना ज्यादा असल में हमारे साथ दाऊद जी है ना, तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ना, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट मजीद भी ले लूँ। आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, और आपको पता है कि आपके शादी के मसाइल हैं, कारोबार के मसाइल हैं, जॉब के मसाइल हैं, इसके अलावा मतलब कोई भी मसला है तो आप इस सेगमेंट में हमें कॉल कर भी पूछ सकते हैं। नंबर्स भी आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। हसनैन आपको नंबर अनाउंस कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। नंबर अनाउंस कर दूं वैसे? जी, 051-890-1008 एक नंबर ये भी था, नंबर भी भूल गया काफी अरसे बाद। दाऊद जी आ रहे हैं। 051-2624946 इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो। थोड़ी देर बाद ये नंबर आपके डिस्प्ले पे भी होंगे, शो हो जाएगा। ठीक है जी। और दाऊद जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बड़े देर बाद आपने जो है वो एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट को शामिल किया। जारी बात है ये सेगमेंट रिलेटेड टू आप लोगों के क्वेश्चन आंसर से मुतल्लिका भी है और इस्तिखारा से मुतल्लिका भी है और उसके सोल्यूशन से मुतल्लिका भी है, तो इसको जरूर शामिल किया करें। बिल्कुल ऐसे है सर। हमारे नंबर सारे डिस्प्ले पे हैं और आज हमारे पास बड़ा वक्त है। हमने इसी तरह से अपना आखिरी घंटा तरतीब दिया कि हम सबको कम कम वक्त दें, दाऊद जी को ज़्यादा वक्त दें। आपको आवाम सुनना भी चाहती है, तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट फ्रॉम और स्टार्स के बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम। हाँ जी, सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब एरीज बुर्ज हमर, डेट ऑफ बर्थ 21 मार्च था 20 अप्रैल। तो स्टोरी ऑफ द वीक एरीज वालों की इस वीक की क्या नजर आती है? तो एरीज वाले इस वीक में जबरदस्त काम कर रहे हैं। 2-3 ऑप्शन हैं जिनके ऊपर काम करेंगे और अपने कुछ मामलात के डिले होने की वजह से ये परेशान थे। तो मैं समझता हूँ कि इनको अपनी बातें अपने तक जरूर रखनी चाहिए जिससे इनको फायदा हो सकता है। अगर मैं जॉब और बिजनेस की बात करूँ तो जॉब और बिजनेस में ख्वाहिशें पूरी होंगी, खुशियां मिलेंगी। और अगर मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में गुस्सा को कंट्रोल करें। नेक्स्ट हॉरोस्कोप है मेरे पास बुर्ज सौर, 21 अप्रैल था 21 में अंसर खाकी। बुर्ज सौर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो बुर्ज सौर वाले इस वीक में बहुत पॉजिटिव एनर्जी के मालिक कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं। कामों में बड़ी जबरदस्त मदद भी आएगी, कोई डिसीजन ले रहे हैं। अच्छा जी, अभी कुछ मामलात में थोड़ा सा डिले भी है, नेगेटिविटी भी है। ये डिले किस वजह से हो सकता है? अभी कुछ चीजों की समझ नहीं आ रही, उसकी सही प्लानिंग होनी चाहिए। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो जिम्मेदारियां काफी ज्यादा बर्डन है आप पे। और मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में काफी चीजें सेटल डाउन हो चुकी हैं, बट फिर भी आप गुस्से को कंट्रोल रखेंगे तो मोहब्बत में फायदा। अच्छा दाऊद जी, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा वक्त भी है तो एजुकेशन को भी साथ में शामिल कर लिया जाए। जी बिल्कुल। और बुर्ज सौर वालों की एजुकेशन के मामलात की बात करूं तो एजुकेशन के मामलात बेहतरीन नजर आते हैं। नेक्स्ट है जनाब बुर्ज जोजा, 22 मई था 21 जून, अंसर बादी हवा स्यारा अतारत। देखते हैं जी बुर्ज जोजा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है। तो बुर्ज जोजा वाले इस वीक में थोड़ा सा
स्ट्रगल में हैं, बड़े फैसले, ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा, बट ये है कि लड़ाई झगड़ा और किसी से बहस आपके मामला खराब कर सकती है। तो पॉजिटिव सोचें और मामला को पॉजिटिविटी के साथ आगे लेकर चलें। अगर जॉब और बिजनेस की बात करूं तो अग्रेसिव नजर आते हैं, अच्छी मदद है। और अगर मैं मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में भी बेहतरीन हेल्प है। और अगर मैं आप लोगों की एजुकेशन के मामला देखूं तो एजुकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। अच्छा, आप लोगों के लिए या अल्लाह या रहमान का खुला पढ़ना इस वीक में बहुत जबरदस्त एनर्जी लेकर आएगा। नेक्स्ट है जनाब मेरे पास कैंसर, बुर्ज, सरतान वाले। तो कैंसर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो कैंसर वाले माली तौर पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। अपने अखराजात को कंट्रोल रखें और लेजीनेस नहीं दिखानी। काफ़ी ज़्यादा काम है, उनको करने की ऑप्शन होनी चाहिए। और फजूल खर्ची के साथ साथ जब आप बेहतर पोजीशन पर बैठें भी तो हासदीन से बच के रहिएगा, इसलिए सूरह फलक और सूरह नास ज़रूर पढ़िएगा। और जॉब और बिजनेस की बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है। मोहब्बत की बात करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले आपकी मोहब्बत में पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। और एजुकेशन के मामला भी बहुत ज़बरदस्त नजर आते हैं। पढ़ने के लिए आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ज़बरदस्त एनर्जी है जी आप लोगों की। नेक्स्ट है जनाब मेरे पास लियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो लियो वाले इस वीक में बहुत पॉजिटिव नजर आते हैं। स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़बरदस्त, रूहानियत से आपके मामलात में पॉजिटिविटी होगी, कामों में मसरूफ। और द सन का कार्ड बहुत ज़बरदस्त फैसले और कामयाबियां लेकर आ रहा है। अगर मैं बात करूं आप लोगों के जॉब और बिजनेस की तो जॉब और बिजनेस में मायूसी ख़त्म होगी, उसकी प्लानिंग भी होनी चाहिए। और मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत, शादी, रिलेशन, एवरीथिंग बहुत ज़बरदस्त। और अगर एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन में आप तलबा तलबात ने तालीम में चीटिंग नहीं करनी और पढ़ने के लिए औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम खुला पढ़ना इस वीक में बहुत ज़बरदस्त एनर्जी लेकर आएगा। नेक्स्ट है जनाब विर्गो, बुर्ज सुमला। विर्गो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं, विर्गो वाले मामला को बैलेंस करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और विर्गो वाले जो है कुछ बड़ा करने की कोशिश भी है, लेकिन द डेविल कार्ड मौजूद है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं रुकावटें मौजूद हैं और इन रुकावटों की प्लानिंग होनी चाहिए। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो ऑप्शंस आएंगी आउट ऑफ कंट्री, सिटी वगैरह भी अगर आप अपने बिजनेस को फैलाना चाहते हैं कर सकते हैं। मोहब्बत की बात करूं तो प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी है। या वदूद का विर्द आपकी मोहब्बत में आपकी कामयाबी लाएगा। और एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त है तुलबा तलबात की। नेक्स्ट है जनाब लिब्रा, 24 सितंबर तक 23 अक्टूबर। लिब्रा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो लिब्रा वाले इस वीक में एस ऑफ कप बिल्कुल ज़बरदस्त आगाज है जनाब। और मोहब्बत से मुतल्लिक़ काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूज, डबल माइंडेड हैं। डबल माइंडेड क्यों हैं आप? पैसों से मुतल्लिक़ काफ़ी नेगेटिविटी आपको फील हो सकती है। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो जॉब और बिजनेस में भरोसा ना करें, इससे नुकसान हो सकता है। और मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में कुछ नया आगाज। और एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में कामयाबी। सलामन कौलन में रब्ब रहीम का विर्द आपके लिए इस वीक में बहुत ज़बरदस्त रहेगा, कम से कम 21 मरतबा ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट है जनाब स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो स्कॉर्पियन इस वीक में कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है। जस्टिस, इंसाफ, बैलेंस करेंगे तमाम मामला से मुतल्लिक़ कम्युनिकेशन बहुत ज़बरदस्त रहेगी। और मुस्तकबिल की प्लानिंग और उसके ऊपर काम बहुत पॉजिटिव नजर आता है। जॉब और बिजनेस की बात करूं, जॉब और बिजनेस में आपको कोई बड़ा काम मिल सकता है। और मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में इजाफा। और एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन भी बड़ी ज़बरदस्त है स्कॉर्पियन की। नेक्स्ट है जनाब सेजिटेरियस वाले, 23 नवंबर तक 22 दिसंबर हरूफ का आगाज फेस है। तो सेजिटेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं, सेजिटेरियस वाले इस वीक में बहुत पॉजिटिव नजर आते हैं। काम रुके हुए होते हुए नजर आ रहे हैं, पुराने काम आप कर सकते हैं। प्रेशर आपके मामला को खराब कर सकता है। ओवरऑल खुशियों वाली एनर्जी और कामयाबी वाली एनर्जी रहेगी इस पूरे वीक में। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो बड़ी खबर कोई हो सकती, पॉजिटिव खबर है। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में अपॉर्चुनिटीज हैं। और एजुकेशन में भी आप लोग फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे या अल्लाह या वारिसू का विर्द बहुत ज़बरदस्त एनर्जी लाएगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है जनाब मेरे पास कैप्रिकॉन वाले। कैप्रिकॉन वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो कैप्रिकॉन वाले कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, बड़ी खबर, पॉजिटिव खबर है। बट अचानक चीज़ों से मुतल्लिक़ चेंजिंग है और फिर स्मूथली मामला चलेंगे। ये चेंजिंग क्या है? ये चेंजिंग ये है कि आपको इर्द गिर्द के लोग जो आपके साथ नेगेटिविटी फैला रहे हैं उनकी खबर मिल जाएगी और उनसे आप बाखबर हो जाएंगे। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो जॉब और बिजनेस में बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है। मोहब्बत की बात करूं तो खुशियां मिलेंगी। और एजुकेशन की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त एजुकेशन की एनर्जी है। पढ़ने के लिए
हस्बुन अल्लाह व नेमल वकील नेमल मौला व नेमल नसीर की एनर्जी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगी। नेक्स्ट है जनाब एक्वेरियस बुर्ज दिलो। एक्वेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें, एक तो पार्टनरशिप लग सकती है इस वीक में, बड़ी अच्छी हो सकती है। अच्छा, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपने दिल पे ली हुई हैं, डिसार्ड नजर आते हैं, इसको ठीक करें और एंड ऑफ द वीक कामयाबी रहेगी जी। किस बात से डिसार्ड है? अच्छा जी, पैसे से मुतल्लिका मामला, कोई दोस्त जो आपको पैसे से हेल्प कर रहा है, वहां से आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जॉब और बिजनेस क्लैरिटी मिल जाएगी। और मोहब्बत की बात करूं तो ज़बरदस्त एनर्जी है, और स्टडी की बात करूं तो तलबा तालबात पॉजिटिव एनर्जी के मालिक नजर आते हैं। पढ़ने के लिए सूर्य अखलास बहुत ज़बरदस्त रहेगा। और जनाब लास्ट पे है बुर्ज हौत पाइसिस। पाइसिस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो पाइसिस वाले किसी बात को लेकर परेशान नजर आते हैं, नेगेटिविटी है, इस नेगेटिविटी को ख़त्म किया जा सकता है। ओवर थिंकिंग से बचें, एक्स्ट्रा सोचें, मामला ख़राब कर सकती हैं। और क्वीन ऑफ कप मौजूद है, इसका मतलब है कुदरत आपके साथ है, किस्मत आपके साथ है। वाइट कलर का सदका जुम्मे के दिन दे दीजिएगा। और जॉब और बिजनेस की बात करूं, जॉब और बिजनेस में अपॉर्चुनिटी, कामयाबी और ज़बरदस्त हेल्प है। मोहब्बत की बात करूं, मोहब्बत में परेशानी का सामना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 100 टाइम रोजाना पढ़ना ज़बरदस्त रहेगा। और एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन तलबा तालबात की स्ट्रॉन्ग रहेगी, चीज़ें बेहतर हो ही जाएंगी। ठीक हो गया। दाऊद जी, हमारे साथ कुछ बहुत सारे कॉलर्स ऐसे हैं जो कि सामने आके कॉल नहीं करना चाहते। शुमाइला लाहौर से उन्होंने हमें कॉल की थी और उन्होंने सवाल बताया। 26 जुलाई 1992 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। वो कह रही है कि उनकी शादी नहीं हो रही। सो इसके हवाले से बताइएगा कि कब तक उनकी शादी होगी, कोई विर्द वगैरह है तो आप उनको बता सकते हैं। देखते हैं जी टैरो कार्ड से कि शमाइला की शादी के मामला क्या नजर आते हैं। तो शमाइला की शादी क्यों नहीं हो रही? तो शमाइला की शादी, यहाँ पे शादी से मुतल्लिका एनर्जी डिसार्ड, दिल टूटा हुआ, नेगेटिविटी और 2 से 3 साल का अरसा इनके लिए मुश्किलात का बायस बना रहा है। बट आगे जाके ये चीजें बेहतर हो जाएंगी। ये डिसार्ड वाला कार्ड क्यों है, इसको भी मैं अगर वर्कआउट करूं तो यहाँ पे कुछ रूहानी मामलात की वजह से शादी में रुकावट है। तो यहाँ पे इनको पढ़ने के लिए अमल बता देता हूँ। सूरह फलक पढ़ना है इन्होंने 100 टाइम, और ये 7 दिन लगातार पानी के ऊपर दम करके पिए और सारा दिन खुला सूरह फलक पढ़े, 21 दिन खुला पढ़े, और फिर देखें इंशाल्लाह शादी कितनी जबरदस्त तरीके से होती है और बड़ा अच्छा रिश्ता भी आ जाएगा। सही। एक और कॉलर थी हमारे साथ जिनका सवाल था उरूज, जिन्होंने डेट ऑफ बर्थ तो नहीं बताई अपनी, लेकिन ये था कि एजुकेशन से कुछ मसाइल थे उनके। नाम बता दिया उन्होंने? उरूज। उरूज अरूज जी जी। एजुकेशन के मामलात बिल्कुल जी। एक तो इनकी एजुकेशन में पढ़ने से मुतल्लिका काफ़ी चीज़ें कंफ्यूजन का शिकार है। मैं इनको पढ़ने के लिए अमल देता हूँ। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। ये 21 मरतबा 7 डेज कंटिन्यूस पानी के ऊपर दम करके पिए, जिससे इनका फोकस बेहतर होगा। जब फोकस बेहतर होगा तो फिर तालीमी मामलात भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, हमें ऊपर से प्रोडक्शन टीम बता रही है कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे सवाल ले लिए थे जब आप बात कर रहे थे। हमारे साथ फुरकान अहमद साहब मौजूद हैं। इसके अलावा भी सवाल आए हुए जो हम आपसे करेंगे, लेकिन ये लाइव कॉलर है, जरा लाइव कॉलर को ले लेते हैं, फिर जो जो सवाल लोगों ने रखे हुए उनका जवाब लेंगे। जी फुरकान, सवाल कीजिएगा। मैं उनकी मिसेज बात कर रही हूँ। मेरे बेटे का एक्चुअली ना रिश्ता चल रहा है। अच्छा। तो माँ बाप बच्ची के राजी हैं, हम लोग भी सब राजी हैं। बीच में बच्ची भी पहले राजी हो गई थी, लेकिन अब मसला है, बच्ची अब कह रही है मुझे पढ़ना है, तो इस वजह से मामला अटका हुआ है। अच्छा, नाम और डेट ऑफ बर्थ बता सकती हैं आप? जी हाँ, बच्ची का नाम है हमरा मलिक और डेट ऑफ बर्थ 21 अप्रैल है, और बेटे का नाम है सैयद हमदान अहमद और 11 नवंबर पर। हमदान अहमद और 11 नवंबर। ठीक है सर। जी सर, ये पता चल गया आपको या मैं रिपीट करूं? आप रिपीट कर दीजिए सर। ये हमरा मलिक हैं जो कि 21 अप्रैल को जिनकी पैदाइश है, और हमदान अहमद हैं जो कि नवंबर 17 को इनकी पैदाइश है। शादी के कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं। पहले राजी थे, अब राजी नहीं हो रहे। शादी के क्या इनके मसले मसाइल हैं, क्या वो हल हो जाएंगे कि नहीं? एक तो ये है कि शादी से मुतल्लिका डबल माइंडेड है, कुछ चीज़ें प्रॉब्लम है। अच्छा, यहाँ पे एक तो अपने मामला से मुतल्लिका जो है वो नेगेटिविटी ना दिखाएं, और मैं समझता हूँ कि अच्छी शादी का आगाज था, लेकिन अभी चीजें में डिस्टर्बेंस है, और ये डिस्टर्बेंस जो है पैदा की जा रही है हासदीन की वजह से। यहाँ पे इनको पढ़ने के लिए आयत करीमा का अमल बता देता हूँ। 505 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 21 दिन का अमल करें, ताकि ये शादी हुई तो आगाज तो बहुत अच्छे था, अच्छी शादी है, लेकिन लोगों की वजह से काफी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो इस पढ़ाई को करें, इंशाअल्लाह ताला नेगेटिविटी दूर हो जाएगी।
और अल्लाह करे कि ये मामला बेहतर हो जाए। 5 दिसंबर 1998 हमजा शादी के मसाइल। 5 दिसंबर शादी के मसाइल हमजा की अगर बात करें तो हमजा, बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ पे कम्युनिकेशन, इसका मतलब कि हमजा की शादी को रोका गया है, डेथ कार्ड मौजूद है। शादी के मसाइल से मुतल्लिका अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इनको सूरह इखलास पढ़नी चाहिए 119 मरतबा 11 दिन कंटिन्यूज अपनी शादी का मकसद सामने रख के, और सारा दिन खुला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द इनकी एनर्जी को बड़ा पॉजिटिव कर देगा। ठीक हो गया। दाऊद जी, आप जब बात कर रहे थे तो मैं आपको कट नहीं किया था, तो बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो हमारे पास मौजूद है। अकमल साहब हैं जो कि जिनका ताल्लुक रहीमियार खान से है, इन्होंने कोई डेट ऑफ बर्थ उस तरह से नहीं बताई, लेकिन जुलाई 1970 का बताया, और ये कह रहे हैं कि ये इनके बेटे शेटे तो बाहर हैं, अब्रॉड की बात कर रहे थे, ये खुद भी अब्रॉड जाना चाहते हैं, लेकिन इनको वीज़ा मसाइल बने हुए हैं। अच्छा, इनके लिए मैं एक पढ़ने के लिए अमल बता देता हूँ, वो ज़रूर करें। सलामुन कौलन में रब्बे रहीम, ये 100 टाइम 21 दिन का ये अमल कर लें, बाहर के मामलात में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और रोज़ाना सूरह मुज़म्मिल इस नीयत से पढ़ें, इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें रूहानी मामलात में जो रुकावट होती है बाहर जाने से मुतल्लिका मामलात में बेहतरीन हो जाएंगी। मदीहा इस्लामाबाद से लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी मदीहा, सवाल कीजिए। वालेकुम सलाम मदीहा। अस्सलाम वालेकुम दाऊद जी। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरे सवाल ये करना था, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 सितंबर 1986। 4 सितंबर 1986। जी जी, सवाल क्या है? सवाल क्या? सवाल ये करना था, काफी अरसे से शादी मेरी बहुत पेंडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा। निमरोलॉजी में मदीहा आपका 4 का अदद बनता है निमरोलॉजी में, और सैटर्न के मामलात की वजह से चीजें रुकी हुई हैं, ना सिर्फ शादी, आपकी हर चीज रुक जाती है। और अक्सर लोग आपसे फजूल में बहस, लड़ाई झगड़ा इस तरह की चीजें करती हैं, हालांकि आप दिल की बहुत अच्छी हैं, ना ही किसी से बुरा करती हैं, फिर भी आपके काम रुक रहे हैं। ये आपके स्टार्स की रुज्जत के असरात हैं जिसकी वजह से सारे काम रुके हुए हैं। एक अमल बता देता हूँ, वो आप जरूर कीजिए। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 313 मरतबा अव्वलो आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पानी के ऊपर दम करके सुबह के टाइम पीजिए, और अपना नेगेटिव ऑरा, इस तरह तो आपकी शादी और ज्यादा लेट होती जाएगी। नेगेटिव ऑरा को खत्म करने के लिए आप सूरह नास 21 मरतबा रोजाना इशा के बाद पढ़ो। ये आपका रूहानी यानी कि नेगेटिव इवल आई का असर भी नजर आता है, जिसकी वजह से शादी नहीं हो रही। स्पिरिचुअली अल्लाह से हेल्प लें और फिर शादी की तरफ जाएं। दाऊद जी, ऑलमोस्ट इनको आई थिंक 40 साल की होने वाली हैं, तो कोई और अमल भी है? चले, जुबैदा हमारे साथ मौजूद हैं साहिवाल से, जुबैदा की कॉल सुन लेते हैं। जी जुबैदा साहबा, आप बताइएगा आपका क्या सवाल है? हाँ जी जी जुबैदा, सवाल कीजिए। मैं ना काफी अच्छे से बीमार हूँ, तकरीबन बीमार ही रहती हूँ। कभी सेहत के मसाइल हैं जुबैदा, आपकी सेहत खराब है, कंधों पे वजन, जिस्म सारा दर्द, थकावट रहती है, रूहानी तौर पे काफी डिस्टर्ब हैं और सेहत ठीक हो ही नहीं पाती। सूरह यासीन की पहली 9 आयात युबसिरून तक 21 मरतबा पानी के ऊपर दम करके आप 11 दिन लगातार पिएं, और इसके साथ आयतल कुर्सी 41 मरतबा पढ़ना शुरू कर दें। आपकी बीमारी की वजह रूहानी है, इंशाल्लाह इस पानी की बरकत से आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। अगला कॉलर है हमारे साथ मौजूद है हसन चन्योट से। जी हसन, सवाल कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम जी, सवाल कीजिएगा। सर मेरा सवाल ये है कि हमारा जो है ना, एक तो हालात थोड़े से टाइट हुए हैं, मतलब मकान अपना नहीं है, और उसको बनाने जमीन तो है लेकिन मकान बना नहीं पा रहे अभी, मतलब वो साथ इतना नहीं हो रहा, हालात टाइट हैं जरा। ठीक हो गया, आप हमारे साथ रहिएगा। अभी दाऊद जी आपको कुछ बताते हैं। अगर हालात आपके खराब हैं हसन, तो इसके लिए आपको पढ़ने के लिए अमल बताता हूँ। रूहानियत से ही अल्लाह ताला सारे काम करते हैं। एक तो आप या मुगनियों 1100 मरतबा पढ़ना शुरू करें रोजाना इशा के बाद, और इसके साथ सूरह मुज़म्मिल 11 मरतबा पढ़ना शुरू करें। सारा दिन खुला या अल्लाहु या वहाबु या रज़ाक, हालात के खुलने के लिए, क्योंकि आपके पीछे कंटिन्यूस पढ़ाइयाँ हो रही हैं और अमल होते रहते हैं जिसकी वजह से आपके हालात खुल नहीं पा रहे, तो आप स्पिरिचुअलिटी से हेल्प लेंगे और वाइट कलर का सदका, दूध या पानी का सदका भी दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके हालात बेहतरीन हो जाएंगे। ठीक हो गया। मलिक सलीम साहब हमारे साथ ओकाड़ा से मौजूद हैं। मलिक साहब सवाल कीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मलिक साहब, सवाल कीजिएगा। सर मेरी एज 40 ईयर है
शादी नहीं अभी तक नहीं होगी। डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं आप? जी बताइएगा। फरवरी। जी 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 आप तारीख पैदाइश बताइएगा। तारीख पैदाइश जी 1983। 1983। कोई महीना याद है? किस महीने आप पैदा हुए थे? कोई डेट? फरवरी में हुआ था मैं। फरवरी 1983। सर 40 साल इनकी एज है और 40 से तो खैर ज्यादा हो चुके हैं, आई थिंक सो। इनकी शादी नहीं हो रही। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और यहाँ पे डेथ कार्ड मौजूद है। ऐसे लगता है जैसे हर चीज खत्म हो जाएगी, नेगेटिविटी रहती है। एक्वेरियस स्टार के, सैटर्न के नेगेटिव असरात की वजह से पुरानी मसाइल का सामना है। घर में भी नेगेटिविटी है, डर, खौफ और प्रेशर रहता है। आपको पढ़ने के लिए अमल बताता हूँ, वो आप शुरू करें। और आयतल कुर्सी पढ़ने हैं आप 100 टाइम 11 दिन पानी पे दम करके पिए। यकीन जाने आपका जिस्म के ऊपर बोझ और वजन हल्का होगा। फिर आपको अंदाजा होगा कि ये तो जादू की वजह से सारा कुछ था। इसके अलावा आपको पढ़ने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 319 मरतबा, अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी 21 दिन पढ़ना है। इंशाल्लाह शादी के मामलात में से रुकावटें काफी खत्म हो जाएंगी। सही। अच्छा, लाहौर से एक कॉलर है, अल्लाह रखा जी, सवाल कीजिएगा। अल्लाह रखा। अल्लाह रखा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है और नाम बड़ा अच्छा था वैसे। जी, नाम अच्छा था। चले उनकी दोबारा कॉल कनेक्ट होती है तो बात कर लेंगे। अदीला हफीज एक हमारे साथ कॉलर थी, उनका सवाल था, उनकी शादी नहीं हो रही। डेट ऑफ बर्थ क्या थी उनकी जी? 1 सितंबर। अदीला हफीज की शादी नहीं हो रही तो शादी में रुकावटें चल रही हैं। तीनों कार्ड की एनर्जी आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन में, रुकावटें चल रही हैं। अच्छा जी, इन रुकावटों को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले तो ये एक नमक का डेला मिल जाता है, वो लें। 7 दफ़ा सर के दाएं और बाएं वारें और चलते हुए पानी में बहाएं। नेगेटिव ऑरा ख़त्म हो जाएगा। इसको 2-3 दफ़ा करना है। इसके बाद आप इनको पढ़ने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 505 मरतबा 21 दिन लगातार बताएं और सारा दिन खुला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें। इंशाअल्लाह शादी जल्द हो जाएगी। ठीक हो गया दाऊद जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। दाऊद जी हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जिन भी खवातीन नौज़ात के सवाल मेरे पास रह गए वो इंशाल्लाह दाऊद जी से हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।